हेलो। सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अभी तक हम लोगों ने रिकॉर्ड किया था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का चैप्टर 1 पार्ट 1। पार्ट 2 में हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। सो पहले एक बार समराइज कर लेते हैं अभी तक जितना पढ़ा है और उसके बाद में फिर सेकंड चैप्टर पे जाएंगे। ओके। सो चलो फटाफट से मैं स्क्रीन को शेयर कर लेता हूँ। इट्स कम टू चैप्टर नंबर 1। ओसीएम का इंट्रोडक्शन हम लोगों ने देखा था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि हर ह्यूमन बीइंग रिक्वायर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। सो उसके अंदर हम लोगों ने एक्टिविटीज देखी थी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज और फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ओके। एंड फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हम लोगों ने देखा था बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। फिर बिजनेस का मतलब समझा था, व्हाट इज बिजनेस। सो इट इज ऑर्गेनाइज एफर्ट्स बाय इंडिविजुअल विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स। ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोगों ने डेफिनेशंस पढ़ी थी। बिजनेस एक्टिविटीज आर ऑल दोज ह्यूमन एक्टिविटीज विच आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ वेल्थ। सो ये प्रोफेसर हैने ने डेफिनेशन दी थी। और फिर कपूर साहब ने भी एक डेफिनेशन दी थी, द ऑर्गेनाइज एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल्स टू प्रोड्यूस एंड सेल फॉर अ प्रॉफिट द गुड्स एंड सर्विसेज दैट सेटिस्फाई सोसाइटीज नीड्स। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और आ रहा है, सोसाइटी। सो हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं और बेच रहे हैं, जिसको हम लोग कॉमर्स बोलते हैं, प्रोडक्शन इंडस्ट्री है। सो ये क्यों कर रहे हैं? सेटिस्फाइंग सोसाइटी नीड्स। ओके। उसके बाद में हम लोगों ने देखा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिजनेस, कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, टू पार्टीज होना इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट मोटिव है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, डीलिंग हो रही है उसके अंदर। ठीक है। एक्सचेंज में दो टाइप्स देखे थे, कैश, एक्सचेंज फॉर कैश एंड बार्टर। देन डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब उसमें हम लोगों ने पार्ट्स देखे थे कि बिजनेस जिन भी गुड्स के अंदर डील कर रहा है वो दो है, कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स। जिसमें हमने एग्जांपल देखा था, अगर टाटा स्टील स्टील प्रोड्यूस करके बेच रहा है तो वो कंज्यूमर गुड्स है फॉर किसके लिए? जो खरीद रहा है। ओके। लेकिन मान लो अभी टाटा स्टील जिस प्लांट का इस्तेमाल कर रहा है स्टील प्रोडक्शन करने के लिए, तो वो क्या है? कैपिटल गुड्स है। सो कैपिटल और कंज्यूमर गुड्स को बाइफरगेट किया था। फिर कंटिन्यूटी इन डीलिंग, कि ऐसा नहीं है कि साल के स्टार्ट में एक ट्रांजैक्शन है फिर एंड में है, उसके अलावा ट्रांजैक्शन ही नहीं है, तो ऐसा भी, इसको भी हम लोग बिजनेस नहीं बोलेंगे। यहाँ पे कंटिन्यूटी इन डीलिंग्स होनी चाहिए। अनसर्टेन रिटर्न्स होते हैं बिजनेस में, प्रॉफिट भी आ सकता है, लॉस भी आ सकता है, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। एलिमेंट ऑफ रिस्क, रिस्क का एलिमेंट है, रिस्क बहुत ज्यादा है बिजनेस में। ओके। एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन ही अल्टीमेट सॉल्यूशन है आपके बिजनेस ग्रोइंग को, क्योंकि अगर कस्टमर को उसकी जो नीड्स है वो सेटिस्फाई नहीं होगी तो कस्टमर टिकने वाला है क्या? नहीं टिकने वाला है। जैसे हम लोगों ने एग्जांपल देखा था कैमरा का, कोडैक का, जहाँ पे डिजिटल कैमरास को अडॉप्ट ना करने की वजह से कितना बड़ा बिजनेस का लॉस हो सकता है। ओके। और फिर बहुत सारे ऐसे उन्होंने एक्विजिशंस किए थे जिसमें फ्रूटफुल एक्विजिशंस नहीं थे, वो अलग अलग छोटी छोटी कंपनियों को खरीदा था उन्होंने, बट वो भी इतना प्रॉफिटेबल नहीं रहा उनके लिए। सो दीज वेर द रीजन व्हाई दैट कोडैक फेल्ड। सो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स में 10 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्वेश्चंस अगर आते हैं एग्जाम में तो आपको 10 के 10 लिख के आना जरूरी नहीं होता है। अगर आपका मेथड है कि आप 2 या 3 लाइन इजीली लिख सकते हैं उससे, तो आप 10 के 10 सॉल्व करके आ सकता है। अगर आप 5 या 6 भी अच्छे से लिख के आते हैं विद सम लाइंस इन इट, जो कि रिप्रेजेंट कर रही है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझा हुआ है। ठीक है। सो पूरा लीगल लैंग्वेज में भी आप लिख नहीं सकते और पूरा लेमैन में भी लिख नहीं सकते। यू हैव टू राइट इन अ प्रोफेशनल वे। देन आता है प्रोफेशन। प्रोफेशन is that part of economic activities under which a person uses his educational knowledge and special skill. So बिजनेस में क्या था? स्किल्स तो बिजनेसमैन के पास होती है ना एक्चुअल में। प्रोफेशनल के पास में क्या है? एजुकेशन नॉलेज है। ठीक है, एजुकेशनल, जहाँ पे उसने कुछ डिग्री कमाई है, क्वालिफिकेशंस किया है। उसके फीचर्स क्या थे? एम, पैसा कमाना, क्वालिफिकेशंस होते हैं इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल रिटर्न्स। ठीक है, अपने सर्विसेज देख के जो फीस लेती है वो फाइनेंशियल रिटर्न है उसके लिए। कैपिटल, प्रोफेशन को क्या कैपिटल डिप्लॉय करने की जरूरत है क्या? जैसा एम्प्लॉय है, जॉब करने वाले बंदे को कैपिटल लगाने की जरूरत पड़ती है? नहीं, क्योंकि बिजनेसमैन ने ऑलरेडी कैपिटल इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप, ठीक है, क्योंकि बहुत से प्रोफेशनल्स की रजिस्ट्रेशन होती है, मेंबरशिप होती है उनकी। आप अगर बीकॉम भी करते हो तो भी आप कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी यूनिवर्सिटी से निकल रहे हो, सो दैट इज रजिस्ट्रेशन। एंड अगर आप सीए, सीएस, सीएफए ऐसे कोर्सेस में एनरोल करके पास होते हो तो देन यू आर रजिस्टर्ड एंड यू आर अ मेंबर ऑल्सो। देन नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, बिजनेस बाप से बेटे को और फिर बेटे से उसके बेटे को जा सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द स्किल्स हाउ यू मैनेज द बिजनेस। लेकिन डिग्री जा सकती है क्या? डॉक्टर का बच्चा जो डॉक्टर नहीं है उसको ऑपरेशन करते आने वाला है? नहीं। सो नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ये हमने देखा था। नेचर ऑफ वर्क, प्रोफेशनल चार्जेस, फीस फॉर देयर वर्क, तो ऊपर जो हमने पढ़ा था कि कंसिडरेशन क्या है। सो जो वो काम कर रहे हैं उसके बदले उन्हें फीस मिलती है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं फीस।
मिल तो पैसा रहा है, बिजनेसमैन को भी बेचने के बाद जो पैसा मिल रहा है उसको वो रेवेन्यू बोल रहा है, हम लोग बोल रहे हैं फीस मिली है भाई हमको। ठीक है। फिर एम्प्लॉयमेंट, इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स। प्रोफेशन में क्या था, डॉक्टर, सीए, लॉयर, जो खुद की फर्म डाल के बैठे हुए हैं, और वहां पे जॉब करने वाले जो है वो कौन है, मान लो वो भी लॉयर है बट दे आर एम्प्लॉयड। ओके। ठीक है। सो एम्प्लॉयड में क्या आपको इतना कैपिटल लगेगा, आप नहीं कैपिटल कुछ भी नहीं, जीरो रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन प्रोफेशन में जब आप हो, सबको कैपिटल लगेगा, थोड़ा बहुत लगेगा। मान लो आप एक ऑयल मिल का प्लान डालना है तो 10 करोड़ रुपए लग रहा है, लेकिन क्या वही लॉयर की फर्म या सीए की फर्म डाले 10 करोड़ रुपए लगता है? नहीं। 10 लाख में भी काम हो सकता है, 1 लाख में भी मन काम हो सकता है। इट डिपेंड्स कि आपको आप एम्बियंस कैसा रखना है, हाउ डू यू वांट टू प्रेजेंट योर सेल्फ। ओके। इसके भी एम है पैसा कमाना। देन क्वालिफिकेशंस, क्वालिफिकेशंस मैटर, क्वालिफिकेशंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। मॉनिटरी रिटर्न्स, कैपिटल, नो कैपिटल इज रिक्वायर्ड, रजिस्ट्रेशन होता है, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, नेचर ऑफ वर्क, सेम प्रोफेशन का ही है यहाँ पे भी एप्लीकेशन, सिर्फ कैपिटल में चेंज है। देन हम लोगों ने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था पैसा कमाना, फिर क्या है नए कस्टमर्स को ढूंढना, इनोवेशन करना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये वर्डिंग आनी चाहिए आपकी इसमें, एंड बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज, इसको हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, ये तो हो गई इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब मेरी सोशल एक्टिविटीज, सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या है, सॉरी। सो क्वालिटी प्रोडक्ट सप्लाई करना, सो दो कस्टमर के रिलेटेड है। एक कि भाई मेरे को कस्टमर को क्वालिटी प्रोडक्ट ही देना है, मैं ऐसा वैसा फालतू प्रोडक्ट नहीं दूंगा। ठीक है, तो क्वालिटी में कंप्रोमाइज नहीं करना है। सो क्वालिटी कैसे मालूम पड़ती है? प्योरिटी उसकी, सेफ्टी, ड्यूरेबिलिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट एंड यूटिलिटी, कि भाई सचमुच में इसकी यूटिलिटी है। फिर है अवॉइडिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। क्या है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस? तो यहाँ पे आपको जबरदस्ती ऐसी प्रैक्टिस नहीं करनी है जिसकी वजह से आप झूठी एड दिखा रहे हो, दिखा कुछ और रहे हो। जैसे आजकल चलती है एड्स आपके गूगल पेज पे और आपके यूट्यूब स्टोरीज में, कि ये वॉच दिखाते हैं, बहुत अच्छी वॉच है, ऐसी है वैसी है, 3 लाख की घड़ी 3 हजार में मिल रही है। आप क्या करते हो, उसका पिक्चर देख के उसको खरीदे कर लेते हो, लेकिन जब बॉक्स में आती है घर पे तो या तो उसके अंदर कुछ और ही होता है, नहीं तो फिर जो वॉच मिलती है वो 300 रुपए की भी नहीं होती है। ओके। और आप फंस जाते हो। तो इसको हम लोग बोलते हैं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, रॉन्ग मेजरमेंट। ठीक है। सो आपने वो खलनायक पिक्चर, खलनायक नहीं नायक पिक्चर देखी होगी। उसके अंदर जब वो सीएम बनता है तब एक किराना माल की दुकान में जाता है, जहाँ पे किराना माल की मतलब वो दुकान होती है जहाँ पे जो गरीब लोग होते हैं, राशन की दुकान होती है, जिन लोगों को खाना गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, तो वहां पे वो कुछ तो जुगाड़ करता है जिसकी वजह से 1 किलो में 800 ग्राम 900 ग्राम इतना ही भरता है, और बचा हुआ ऊपर का सब मारता है। ठीक है। सो वहां पे रॉन्ग मेजरमेंट भी नहीं होना चाहिए, सो इट शुड बी अवॉइडेड। सो दो कस्टमर सेंट्रिक है। देन ऑब्जेक्टिव्स आर एम्प्लॉय सेंट्रिक, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, कि बिजनेस इज अ सोशो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। सो पूरा इकोनॉमिक भी नहीं है और पूरा सोशल भी नहीं है। पूरा इकोनॉमिक है तो बिजनेस की फिर कोई कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जो कि हो नहीं सकता। हर बिजनेस की कुछ ना कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स इट्स सोसाइटी। और पूरा सोशल है तो फिर वो बिजनेस नहीं है, क्योंकि वो फिर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा। सो बिजनेस इज अ सोशो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। क्या है? सोशो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। ओके। ठीक है। बिजनेस शुड क्रिएट जॉब्स फॉर स्किल्ड एंड अनस्किल्ड पीपल ऑल्सो। सिर्फ ऐसा नहीं कि स्किल्ड पीपल को मिल रहा है और अनस्किल्ड लोगों को कुछ हो नहीं रहा है, जॉब ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि इंडिया का प्रॉब्लम ही है अनस्किल्ड लेबर, जिनके पास में स्किल्स नहीं है, तो वो जो काम कर रहे हैं वो इतनी मेहनत करने के बाद भी दिन का 400-500 रुपए से ऊपर नहीं कमा पाते हैं। सो जॉब क्रिएशन शुड बी टुवर्ड्स बोथ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड पीपल। सेकंड है वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज। सो पार्ट ऑफ सोसाइटी है, चाहे वो फिर मजदूर हो चाहे फिर आपका एम्प्लॉय हो, है तो वो सोसाइटी के पार्ट। सो उनका वेलफेयर इज ऑल्सो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपका कंपनी अच्छा पैसा कमाती है एंड इफ यू आर डूइंग सम एक्टिविटीज विच विल हेल्प देयर चिल्ड्रंस इन टेकिंग एजुकेशन, आप स्कूल खोलते हो या कोई और अवेयरनेस क्रिएट करते हो, सो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सोशल एक्टिविटीज। सो टू कस्टमर सेंट्रिक है, जहां पे आपको क्वालिटी प्रोडक्ट देना है और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं करना है। दूसरा एम्प्लॉय सेंट्रिक है, जहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज। देन थर्ड, help to solve social problems and contribute to the welfare of society। यहाँ पे अब एक थे आपके कस्टमर्स, दूसरे थे आपके एम्प्लॉयज, अब ये होल सोसाइटी। जैसे मान लो जब भी कोई बिजनेस क्रिएट होता है, जैसे अभी मान लो मुंबई, अभी मुंबई में इतने सारे बिजनेसेस हैं,
ऑलमोस्ट कंपनी जितनी रजिस्टर्ड होती है उसके 30-40% रजिस्टर्ड ऑफिस तो मुंबई में है सबके। और मुंबई के अंदर है जगह छोटी, और लोग को की संख्या है कम से कम 2-2.5 करोड़ के ऊपर, मे बी 3 करोड़ 4 करोड़। सो ट्रैफिक का प्रॉब्लम होता है। सो ऐसे प्रॉब्लम्स जहां जहां पे ये कंपनीज और जाएंगी, जहां पे अपने यूनिट्स डालेगी, वहां पे भी होने वाले हैं। सो उस ट्रैफिक जाम्स के प्रॉब्लम्स हो, ग्रोथ ऑफ स्लम्स हो, एयर पॉल्यूशन हो, इन सबको अगर रोकना है तो इसमें भी इनको कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। सो हेल्प टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। ठीक है, लाइक डोनेशन है फॉर गुड, एंड ऑफरिंग स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन। ठीक है। सो दो कस्टमर सेंट्रिक, दो एम्प्लॉय सेंट्रिक, और दो होल सोसाइटी सेंट्रिक। फिर प्रॉफिट का रोल क्या है बिजनेस में? प्रॉफिट इज द मोटिवेशन। बिजनेस है तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट है, तो उसके प्रॉफिट का रोल देखो। रिटर्न्स टू इन्वेस्टर सबसे पहला। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जैसे आपका प्रॉफिट बनेगा यू विल थिंक कि हाँ इस स्ट्रेटेजी से प्रॉफिट बन रहा है, ऐसे हमारा बिजनेस बन रहा है, तो आप और रिसर्च करने में पैसा खर्च करोगे। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, आपका प्रॉफिट आता है, आप फिर से नए कंपनी में, नए बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, अपने नए नए डिपार्टमेंटल स्टोर्स खोल रहे हो, या फॉरेन कंट्रीज में भी अपना बिजनेस कर रहे हो। सो इट इज अ व्हाट, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। ओके, देन इंक्रीज इफिशियंसी। ठीक है, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, रेपुटेशन, रिवार्ड फॉर रिस्क, सर्वाइवल। सो ये सबका हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन देखा था कि कैसे कैसे ये प्रॉफिट रिलेटेड है। जैसे पहले इन्वेस्टर्स के रिलेटेड है, ठीक है, दोज हु आर इन्वेस्टिंग इन बिजनेस। तो रिटर्न टू इन्वेस्टर्स एंड R&D एंड ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। ठीक है, ये इन्वेस्टर्स को हेल्प करेंगे। इफिशियंसी कैसे बढ़ेगी? जैसे आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो जो बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रही है और हर साल अच्छा रिटर्न दे रही है, सो इट विल हेल्प एम्प्लॉइज, इट विल ब्रिंग अ पॉजिटिव एनर्जी। लॉस मेकिंग कंपनीज में काम करने वाले एम्प्लॉइज की एनर्जी भी निगेटिव हो जाती है, क्योंकि वहां पे उनका रोल चलेगा या नहीं चलेगा, या कब उनका रिमूवल लेटर आ जाएगा, ये उन्हें भी नहीं मालूम होता है। सो दैट्स व्हाई इट इंक्रीज इफिशियंसी। मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, ठीक है, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, बिजनेसमैन प्रॉफिट कमाता है ना, तो उसी पे तो उसका घर चलता है। उसकी लाइफस्टाइल कैसी भी होगी, फिर वो 200 करोड़ के घर में भी रहता होगा, बट इट्स हिज लाइफस्टाइल। रिवार्ड फॉर रिस्क, आप जो रिस्क ले रहे हैं उसका रिवार्ड क्या है? प्रॉफिट। और जो रिस्क ले रहे हैं उसका निगेटिव इंपैक्ट क्या है? लॉस। ओके। सर्वाइवल, बिजनेस को अगर कंटिन्यू करना है, ग्रो करना है, तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट। ठीक है, ओके, ठीक है। तो चलो अभी अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं हम लोग, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। ओके, यहाँ पे देखो क्या क्या है। अभी हम लोग आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज में, और यहाँ आते हैं दो चीजें। बिजनेस एक्टिविटीज में बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। ठीक है, तो आपको ये बार बार वर्डिंग्स पढ़ने को मिलेगी, इंडस्ट्री कॉमर्स, इंडस्ट्री कॉमर्स। सो व्हाट इज एक्चुअली इंडस्ट्री एंड व्हाट इज एक्चुअली कॉमर्स? इंडस्ट्री देखो, इंडस्ट्री का एक जनरल मीनिंग बताता हूँ, जहां पे भी प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स हो रहा हो या सर्विसेज हो रही हो, प्रोवाइड हो रही हो सर्विसेज, वो इंडस्ट्री है। जैसे मान लो अभी मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ, उस कंपनी का काम कोई गुड्स प्रोडक्शन करना नहीं है, सर्विस प्रोवाइड करना है, फाइनेंशियल सर्विस। सो मैं यहाँ बैठे बैठे क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो आई एम इन द इंडस्ट्री, इन द इंडस्ट्री ऑफ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके। कॉमर्स, कॉमर्स का मतलब होता है, कॉमर्स का जनरली क्या मतलब होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। अब आप कंफ्यूज हो गए मैंने क्या बोल दिया, मैं तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स में हूँ, तो ये मेरा बिजनेस है। ठीक है, टू प्रोवाइड, जैसे बैंक में अब जो कैशियर बैठा हुआ है या बैंकिंग का बिजनेस चल रहा है, सो बैंकिंग क्या है? टेरिटरी इंडस्ट्री भी है। ठीक है, और वो बैंक जो काम कर रही है ट्रेडर्स के लिए, अब कोई आदमी बिजनेस कर रहा है, उसका करंट अकाउंट खोल के देने का काम कर रही है, सो इट कम्स इन कॉमर्स। सो ये बहुत लिंक्ड है, ठीक है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। तो चलो अभी पढ़ते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, यहीं से शुरुआत हुई थी, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक, जेनरिक। ठीक है, अभी देखो प्राइमरी इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर का मतलब किसान, सबसे पहले क्या आता है हमारे सामने? फार्मर। और फिर लैंड, जहां पे वो क्या कर रहा है? कल्टीवेट कर रहा है।
और वहां से जो प्रोडक्शन कर रहा है वो कहाँ आता है, प्राइमरी मार्केट्स में। सो प्राइमरी इंडस्ट्री इज एग्रीकल्चर, खेती, देन एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री है, ठीक है, एंड देन थर्ड इज जेनरिक इंडस्ट्री, देन सेकेंडरी इंडस्ट्रीज है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज है। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन तो सबसे बड़ा है। इवन दो लार्ज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, और प्राइमरी इंडस्ट्री के डिपेंडेंस पे ही सेकेंडरी इंडस्ट्री चलती है, लेकिन सेकेंडरी इंडस्ट्री आज हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन गई है ना। एंड थर्ड इज अ टेरिटोरियल इंडस्ट्री, इसमें ट्रांसपोर्ट है, बैंकिंग है, होटल है, टूरिज्म है, एंटरटेनमेंट है। सो ये कॉन्सर्न है विथ द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज, ठीक है। कॉमर्स देखना कैसे, कॉमर्स में दो चीजें, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड का मतलब क्या होता है, ट्रेड में भी दो, होम ट्रेड, फॉरेन ट्रेड। ये होम मतलब आपका घर की बात चल रही है क्या, घर मतलब अपना हिंदुस्तान। सो इंडिया में जो हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं गुड्स की, दैट इज होम ट्रेड। सो उसमें होलसेलिंग हो या रिटेलिंग हो, ठीक है। सो हल्दीराम जो प्रोडक्शन कर रहा है दैट इज ए इंडस्ट्री, दैट इज अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्री। उसकी जो कंपनी है दैट इज पार्ट ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री कौन सी है उसकी, जितनी भी ये फूड इंडस्ट्री है जो नमकीन बनाती है वो इंडस्ट्री है। ओके, सो इसमें बीकाजी है, हल्दीराम है, और ऐसे जितने भी प्लेयर्स है वो सब लोग उसके अंदर आते हैं। एंड देन कंपनी जो है वो क्या होती है, इस इंडस्ट्री का एक पार्ट होती है। सो जैसे टायर इंडस्ट्री, तो टायर की काफी सारी कंपनीज है, सो उनकी मिला के बनती है एक इंडस्ट्री, ठीक है। सो इंडस्ट्री इज ब्रॉड लेवल, इट इज अ ग्रुप ऑफ कंपनीज। और फॉरेन ट्रेड का मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट। आप सुनते हो कि बहुत लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में आजकल पैसा कमा रहे हैं, इंपोर्ट करते हैं उसको यहाँ पे, फिर 2 गुना 3 गुना रेट में बेचते हैं। यहाँ से जो चीजें एक्सपोर्ट होती है वो काफी रेट में वहाँ पे बिकती है, ठीक है। सो केमिकल्स हो और अपने फार्मर रिलेटेड जो जितने भी एग्रीकल्चर रिलेटेड केमिकल्स होते हैं वो इंडिया से अगर एक्सपोर्ट हो रहे हैं, सो 50 रुपए की चीज वहाँ पे 500 में बिकती है, तो ऐसा भी होता है। देन इंटरप्रॉट एंड री एक्सपोर्ट, ठीक है। तो लाख फिर से लेके आओ, इंपोर्ट करो, उसमें कुछ तो इनोवेशन करो या कुछ तो चेंज करो, एंड देन अगेन री एक्सपोर्ट करो उसको। तो ये है हमारा ट्रेड का पार्ट। ओके, होम ट्रेड, फॉरेन ट्रेड, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड मतलब जो ट्रेड में हेल्प करता है, जिसके बिना ट्रेड कंप्लीट नहीं है। इंडस्ट्री, कंपनी, कंपनी के अंदर अगर प्रोडक्शन हो तो गया है बट वो ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ, तो कस्टमर के पास में कैसे पहुंचेगा। सो दैट इज ट्रांसपोर्ट इज द फर्स्ट ऑक्सिलरी टू ट्रेड। वेयर हाउसिंग, जैसे अभी मान लो अमेजोन के पास में हर चीज का सोल्यूशन है, फॉर एवरी थिंग विच यू रिक्वायर वहां पे आपको मिल जाएगी। मोबाइल फोन्स की तो काफी सारी कैटेगरी मिल जाएगी। सो इसके जितने भी बड़े बड़े वेयर हाउसेस होते हैं ना, वहां पे स्टोर होता है, स्टोर मैनेजर होता है जो ये सब कुछ स्टोर करके रखा होता है, ठीक है, जो मैनेज करता है। सो वेयर हाउसिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। फिर है इंश्योरेंस। अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं लेकिन अगर अ बैड एक्ट ऑफ अ गॉड या कुछ तो नसीब खराब है, कुछ तो ऐसा हो गया जिसकी वजह से इंश्योरेंस मैंने नहीं किया होता, तो जो भी मेरा मान लो लॉस हो रहा है ड्यू टू फायर, ड्यू टू थेफ्ट, या जो भी नेचुरल कैलामिटी है उसकी वजह से, सो क्या हो जाएगा, मेरा बिजनेस ही खत्म हो जाएगा। सो इंश्योरेंस इज अ थर्ड ऑक्सिलरी। बैंकिंग, आज बैंकिंग के बिना बिजनेस चलता है। मतलब मान लो किसी ऐसी कंपनी का जिसका कोई लोन ही नहीं है, ठीक है, उसका कैपिटल इतना ज्यादा है कि उसने लोन लिया ही नहीं, ऐसा बहुत रेयरली मिलता है। लिवरेज पर ही तो बिजनेस चलता है। व्हाट मीन्स बाय लिवरेज। लिवरेज का मतलब होता है आप कुछ बिजनेस करने के लिए किसी से लोन पे पैसा ले रहे हो, आपके फ्रेंड से आपने 10 लाख रुपए लोन लिया, और फिर उसको बोला कि भाई मैं तुझे 0.5% हर महीने दूंगा, ठीक है। तो 6% आप दे रहे हो उसको साल का। उस 10 लाख पे आपने कुछ गुड्स परचेस किए, उसको 1 महीने में बेच दिया, फिर परचेस किए बेचा, फिर परचेस किए बेचा, ऐसा आपने 1 करोड़ का टर्नओवर बना लिया। 10 लाख के कैपिटल से 1 करोड़ का टर्नओवर कैसे होता है ये, क्योंकि आप 10 लाख इन्वेस्ट करके, मान लो आपने कोई फिक्स असेट में इन्वेस्ट नहीं किया है, सब कुछ आपने गुड्स में इन्वेस्ट किया है, लेके आया, आपका बिजनेस है गारमेंट्स का, 10 लाख का माल लाया, उसको आपने बेच दिया 16 लाख में 1.5 महीने के अंदर, फिर 16 लाख का माल लेके आए, फिर उसको बेच दिया 25 लाख में, फिर लेके आए, फिर बेच दिया। ऐसा करते करते आपका क्या हुआ, वही कैपिटल बार बार यूज हो रहा है, एंड यू अर्न अ प्रॉफिट। सो अब आपको उसको कुछ पैसा देना है, ठीक है, आप उसको 60-70 हज़ार रुपए जो भी इंटरेस्ट होगा वो दे दोगे, बचा ऊपर का पैसा किसका है, आपका है। सो यहाँ पे लिवरेज का मतलब होता है बिजनेस करना बाय टेकिंग लोन्स। लोन्स लो, उसको इन्वेस्ट करो, एंड रिटर्न ऑन दिस इन्वेस्टमेंट शुड बी मोर देन द लोन अमाउंट, तभी तो आपका प्रॉफिट बनेगा ना। लोन पे आप इंटरेस्ट दे रहे हो मान लो 10% और कमा रहे हो 5%, तो लॉस में धंधा कर रहे हो ना, तो इंटरेस्ट ज्यादा दे रहे हो। तो लिवरेज का मतलब तब होता है जब आप लोन पे लेके बिजनेस कर रहे हो और ज्यादा पैसा कमा रहे हो, दैट इज अ परफेक्ट लिवरेज, जहाँ पे आप प्रॉफिटेबल हो रहे हैं, तो वो लॉस वाली लिवरेज हो जाएगी आपकी। देन एडवर्टाइजिंग,
क्यों? आज देखते हो आप लोग यूट्यूब पे ऐड आती है, गूगल पे ऐड आती है, इनका जितना भी एडसेंस का रेवेन्यू होता है 97-98% रेवेन्यू तो एडवर्टाइजमेंट से आता है। क्यों होती है ऐड? आजकल प्रोडक्ट बिना एड्स के बिकते ही नहीं है, चाहे फिर कितना भी अच्छा हो। मान लो कोई टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, लेकिन उसकी एड नहीं है या उसकी पर्सनल सेलिंग नहीं है, वो खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है, सो फिर वो चलेगा नहीं, चाहे वो कितना भी अच्छा पढ़ा है। ठीक है? या कोई कमोडिटी, अगर मान लो जैसे अभी मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन में कोई कंपनी बहुत अच्छा मोबाइल प्रोवाइड कर रही है, लेकिन उसकी एड ही नहीं हो रही है, लोगों को मालूम ही नहीं है। सो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट? एड इज रिलेटेड टू कस्टमर, क्योंकि डायरेक्टली आप कस्टमर के माइंड पे इंपैक्ट डालती है एडवर्टाइजमेंट। देन मर्केंटाइल एजेंट्स, एजेंट्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अभी जैसे मार्केट यार्ड्स होते हैं, वहां पे बड़ी बड़ी दुकानें होती है एजेंट्स की, वो करोड़ों में माल परचेस करते हैं, कुछ छोटे से प्रॉफिट के साथ में पूरा का लॉट बेचते हैं। सो दे आर एजेंट्स। एंड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बिना कम्युनिकेशन के कैसे चलेगा? सो दीज ऑक्सिलरी टू ट्रेड आर हेल्पिंग ट्रेड टू बी एग्जीक्यूटेड स्मूथली। ठीक है? इनके बिना नहीं हो पाएगा। अभी अगर मान लो अभी कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होती नहीं, बैलगाड़ी वाली सिस्टम ही होती, तो आपके पास में गुड्स पहुंचता कैसे? राइट? सो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ओके, फिर है, शुरुआत करते हैं हम लोग इंडस्ट्री की। देखो, इंडस्ट्री इंप्लाइज द इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट आर एसोसिएटेड विद द कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू गुड्स दैट आर रेडी फॉर यूज। दिस इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स, माइनिंग, ब्रीडिंग एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स। द गुड्स प्रोड्यूस मे बी कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। जो हमने पढ़ा था ऊपर, क्या पढ़ा था? डीलिंग, डीलिंग इन गुड्स, ये हमने फीचर पढ़ा था बिजनेस का, डील हो रहा है उसमें। क्या पढ़े टाइप्स? हम दो टाइप्स हम लोगों ने पढ़े थे, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। तो देखो, नॉर्मली कंज्यूमर गुड्स आर डायरेक्टली कंज्यूम बाय फाइनल कंज्यूमर, वेयर एज कैपिटल गुड्स आर यूज्ड बाय अनदर इंडस्ट्री फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। कितनी इंपॉर्टेंट बात बोली इन्होंने, बताइए। सही है? सो ये है, इसको आपको करना है हाईलाइट। ठीक है? सो जो फाइनल कंज्यूमर कंज्यूम करने वाला है, ठीक है, वो कंज्यूमर गुड्स है। ओके। और जो मशीनरीज लगने वाली है, बिल्डिंग खड़ी करने वाले हो आप, तो वो क्या है? कैपिटल गुड्स है, कैपिटल असेट है। लेकिन बिल्डिंग इज द असेट ऑफ बिजनेस। लेकिन मान लो कोई प्लांट है, जिस प्लांट में बहुत बड़े बड़े इक्विपमेंट्स आपने परचेस किए हैं, वो बनाने वाली भी कोई कंपनीज है, और वो आपको ये प्लांट बना के दे रही है, सो दैट इज अ कैपिटल गुड्स फॉर दैट कंपनी। द टर्म इंडस्ट्री ऑल्सो मीन्स ग्रुप ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग सिमिलर और रिलेटेड गुड्स। शुगर इंडस्ट्री, अब शुगर इंडस्ट्री में देखो क्या क्या होता है। अब महाराष्ट्र में मान लो 200 शुगर इंडस्ट्रीज है फॉर एग्जाम्पल, इतनी नहीं ज्यादा है इससे, लेकिन 200 शुगर इंडस्ट्रीज है। सो ये जो कंपनीज है ना शुगर की, जिसको हम लोग बोलते हो इंडस्ट्री बोल देते हैं, इसके टर्म में अगर ओसीएम के टर्म में पढ़े, तो जितनी भी कंपनीज है, वो कंपनीज का जो कलेक्टिव नेटवर्क है, उसको हम लोग बोलेंगे इंडस्ट्री, कि भाई शुगर इंडस्ट्रीज है। ठीक है? और उसमें फिर अलग अलग कंपनीज है, सबके रेट्स अलग अलग हैं, सब अलग अलग जगह पे प्रोड्यूस करते हैं, उनके अपने अपने लॉज हैं। ठीक है? सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री वुड इंक्लूड ऑल फर्म्स प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। सो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री तो काफी बड़ी इंडस्ट्री है। इट ऑल्सो क्रिएट्स सर्विसेज लाइक बैंकिंग, होटल, इंश्योरेंस एंड टूरिज्म। इंडस्ट्री क्रिएट्स फॉर्म यूटिलिटी। Okay, it converts raw material into usable finished goods. Okay, all this is possible with the manpower, machine power, large capital investment. Industrial activities are conducted in factories, workshops, sheds, or even sometimes at home. It all depends on the size of industry. ठीक है? तो यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि इंडस्ट्री घर पे भी हो सकती है, जिसका मान लो होम मेकिंग में बिजनेस चल रहा है, घर पे ही बना रहे हैं वो, जो भी प्रोड्यूस करना है वो। सो व्हाट इज दैट? इज इट इंडस्ट्री? इज इट इंडस्ट्रियल एक्टिविटी? यस। मेस वाले अपने घर पे ही बना रहे हैं और खाना 10-20 उनके जो भी टिफिन है उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। सो क्या वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है? क्या वो बिजनेस है? पहली बात तो यस, बिकॉज मोटिव इज प्रॉफिट कमाना है, राइट? नए नए कस्टमर्स को भी ढूंढना है। सो ट्राई टू लिंक द डॉट्स। ठीक है? इट ऑल डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ इंडस्ट्री। अब साइज की बात ये क्यों कर रहा है यहाँ पे? इट ऑल डिपेंड्स ऑन द साइज। देखिए क्या होता है, जब कोई ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री है, काफी बड़ी इंडस्ट्री है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, सो काफी बड़ी है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये कोई घर पे होने वाले काम नहीं है। लेकिन छोटे मोटे जो चीजें होती है जो घर पे हो सकती है, वो हम लोग क्या करते हैं, उसको इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज एट होम बोल देते हैं। ओके। सो यहाँ पे देखो इंडस्ट्री का इन्होंने दिया है अपने को इंट्रोडक्शन। उसके आगे देखो अभी टाइप्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये टाइप्स आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज।
प्राइमरी इंडस्ट्री पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा था सेकेंडरी इंडस्ट्री, एंड देन थर्ड वाज टेरिटरी इंडस्ट्री। सो प्राइमरी इंडस्ट्री देखो क्या क्या है। प्राइमरी इंडस्ट्री इज कॉन्सर्न विद द नेचर, इट इज अ नेचर ओरिएंटेड इंडस्ट्री, नेचुरल, ठीक है, मतलब समझ में आ रहा होगा आपको। एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री में बी यूज्ड as an input of secondary industry. Primary industry are of three types: agriculture industry, so farming and cultivation of land. The quality of product depends on the factors like fertility of the land, ठीक है, climatic conditions and rainfall. मान लो ये दो चीजें हैं लेकिन रेनफॉल हुआ ही नहीं, तो क्या होगा? क्या वो उस क्वालिटी का गुड्स निकलेगा? नहीं निकलेगा। मान लो राइस प्रोडक्शन हो रहा है और राइस को तो लगता है पानी बहुत, और पानी उतने क्वांटिटी में नहीं मिला, तो क्या वो अच्छा प्रोडक्शन देगा? नहीं देगा। ओके, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, व्हाट इज मीन बाय एक्सट्रैक्शन? जमीन के अंदर से, समुद्र के अंदर से जो चीज हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभी हम मान लो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ऑयल, नेचुरल गैस, ये सब कहाँ से आ रहा है? इसके लिए बड़ी बड़ी मशीन्स लगती है। रिलायंस का काम क्या है? यही तो काम है। बीपीसीएल का काम क्या है? यही तो काम है। दिस इंडस्ट्री ड्रॉज आउट प्रोडक्ट्स फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज लाइक सॉइल, एयर एंड वाटर. Generally, the production are in the raw form and they are used by manufacturing and construction industries for the producing finished products. Extracting oil, minerals from underground, fishing, forestry. So ये क्या है? एक्सट्रैक्टिव फिशिंग, फिशिंग भी आएगी एक्सट्रैक्टिव में। जरूरी नहीं है कि जमीन के नीचे से कोई खोद के निकाल रहा है, तो ऐसा नहीं है। इट मे बी यूज इन द क्रूड फॉर्म और मे बी सेंट टू अदर इंडस्ट्रीज फॉर फर्दर प्रोसेसिंग. सो हम लोग जो बोलते हैं ना क्रूड ऑयल, क्रूड, व्हाट इज मीन बाय क्रूड? पेट्रोल जो है वो फिनिश प्रोडक्ट है। क्रूड ऑयल में से प्रोसेसिंग करके निकालने के बाद, तो धीरू भाई अंबानी का बिजनेस क्या था? मतलब अभी है जो बिजनेस अभी है वो क्या है? एक्सट्रैक्शन तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसका क्या हो रहा है? और प्रोसेसिंग भी हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद में जो कच्चा तेल पक्के तेल में कन्वर्ट हो रहा है, जिसमें से पेट्रोल निकल रहा है, फिर डीजल निकल रहा है, फिर आपका रॉकेल निकल रहा है, और फिर पेट्रोलियम जेली बन रही होगी, और बहुत सी चीजें होती है उसमें से। सो रिफाइनरीज, रिफाइनरी में रिफाइन होके फिर जा रहा है गुड्स टू फर्दर प्रोसेसिंग, या तो फिर डायरेक्ट फाइनल कंज्यूमर। सो पेट्रोल की रिक्वायरमेंट तो दोनों के हैं, इंडस्ट्रीज को भी है और फाइनल कंज्यूमर को भी है, ठीक है। देन जेनेटिक इंडस्ट्री में क्या क्या आ रहा है? आर एंगेज इन रिप्रोडक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, एनिमल हस्बेंड्री, सेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ये जितने भी चीजें हैं ना, ये जेनेटिक में थे। अब एक काम करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, गूगल करते हैं, उनके इमेजेस देखते हैं, व्हाट इज हस्बेंड्री, व्हाट इज सेरिकल्चर, व्हाट इज हॉर्टिकल्चर, तो थोड़ा वो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। ओके, सो सेरिकल्चर को हम लोग सबसे पहले देखते हैं। सेरिकल्चर, जो ये सिल्क प्रोडक्शन होता है ना, वो कैसे होता है? सेरिकल्चर मीन सिल्क फार्मिंग। सिल्क, सिल्क के कपड़े आपने देखे होंगे, या सिल्क की चादर है, सो बनती कैसे है? इज द कल्टीवेशन ऑफ सिल्क वर्म टू प्रोड्यूस सिल्क। वर्म्स होती है जो ये सिल्क को प्रोड्यूस करती है कंटिन्यूअसली, एंड फिर वहां से वो चीज निकलती है। अब इसमें टाइम कितना लगता है, ये सब इंडस्ट्रियल, ये बिजनेस स्टडीज हो गई। अभी हम लोगों को सिर्फ समझना है कि व्हाट इज सेरिकल्चर। although these are several commercial species of silkworm, the caterpillar of the domestic silkworm is the most widely used, ठीक है। सो सेरिकल्चर का अगर इमेजेस देखना है, ये देखिए, ये है सिल्क वर्म्स, और ये क्या बना रही है? ये सिल्क बना रही है, एंड देन इस सिल्क का यूज होता है फॉर प्रोडक्शन। ओके, तो ये हो गया भाई सेरिकल्चर। हॉर्टिकल्चर, जो प्लांट्स का कल्टीवेशन है, इसके अंदर भी आजकल लोग बहुत प्रॉफिट कमा रहे हैं, ठीक है। हॉर्टिकल्चर की इमेजेस दिखते हैं एक बार, सी कैसे ग्रीन हाउस टाइप करके रखा है पूरा, राइट। और फिर यहाँ से जो प्रोडक्शन होता है वो क्वालिटी प्रोडक्शन होता है। यहाँ से होने वाला प्रोडक्शन एक्सपोर्ट भी होता है, ऑलमोस्ट एक्सपोर्ट ही होता है, या फिर अगर लोकल मार्केट में बिकता है तो बहुत महंगा बिकता है। ओके, सो ये है कुछ इमेजेस आपकी हॉर्टिकल्चर की, जो शो करती है कि हाउ प्लांट्स आर कल्टिवेटेड। इसका भी एक पूरा बिजनेस स्टडी अलग से हो सकता है, यू कैन सर्च यूट्यूब वीडियोस फॉर दिस। एंड देन हस्बेंड्री, हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री, देखो ये इमेजेस, ये देखिए। तो यहाँ से क्या क्या होगा? मिल्क प्रोडक्शन होगा, फिर बाकी अदर देन मिल्क, मिल्क से जो चीजें बनती है वो भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे इनका मेन इंटेंशन क्या है? इनको पालना और इनको इस लायक बनाना ताकि ये आगे कंज्यूम हो सके। ओके, दिस आर एनिमल हस्बेंड्री लाइक पोल्ट्री फार्मिंग एंड ऑल। सो चलो अपने पेज पे आते हैं हम लोग। सो दिस जेनेटिक इंडस्ट्री आर एनिमल हस्बेंड्री, सेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर,
और इसमें काफी सारे और भी अलग अलग है। ये तो आपको एटसेट्रा लिख के यहाँ पे 3 ही दिए है, इसके अंदर और 30 भी आ सकते हैं। ठीक है। फिर अभी कुछ आपने देखा होगा एक लाइक व्हाट इट कॉल्ड, मैं उसका नाम भूल गया हूँ। जस्ट सर्च फॉर इट। वो स्क्रीन शेयर बंद हो गया। हाँ, पर्ल फार्मिंग, देखिए ये पर्ल फार्मिंग, इसके अंदर काफी लोग फंस चुके हैं कि इनको लगता था कि बहुत प्रॉफिट आ सकता है और उस हिसाब से लोगों ने करना शुरू किया, लेकिन इसके लिए एक्सपीरियंस, बिजनेस नॉलेज, एवरीथिंग रिक्वायर्स। ठीक है, इतना आसान नहीं है, बट एट पर्ल फार्मिंग कैन गिव यू ह्यूज प्रॉफिट्स इफ यू डू इट इन करेक्ट वे। ओके, सो लेट्स कम सेकेंडरी इंडस्ट्री। अब बताइए सेकेंडरी इंडस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट। दीज इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑन प्राइमरी इंडस्ट्रीज। दे कन्वर्ट द रॉ मटेरियल प्रोवाइडेड बाय द प्राइमरी इंडस्ट्री इनटू फिनिश प्रोडक्ट्स। टोमेटोज प्रोवाइडेड बाय द प्राइमरी इंडस्ट्री आर यूज्ड फॉर मेकिंग केचप सॉस। ठीक है, तो सॉस बनाने वाला क्या कर रहा है, बहुत पैसा कमा रहा है। अब आप 1 किलो की बॉटल भी लेके आते हो तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 किलो टोमेटो। चलो ठीक है, अभी गर्मी के दिनों में बढ़ जाती है, लेकिन जनरल कॉस्ट कितनी आती है इन कंपनीज को, क्योंकि कंपनीज कोई 2-5 किलो खरीदी करती है क्या, 10 किलो, 10 किलो टमाटो ले लिया और उसका केचप बनाया। वो तो 2-5 हजार टन खरीदी करती होगी, वो भी मंथली या ईयरली, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द इंडस्ट्री ऑफ द कंपनी। ठीक है, सो प्रोड्यूस करने वाला कौन है, फार्मर। ठीक है, वो तो बेच रहा है बेचारा 25 रुपए, मैक्सिमम 30 रुपए किलो के हिसाब से, और जब ये लोग क्वांटिटी में परचेस करते हैं तो और भी सस्ते में देना पड़ता है। लेकिन कंपनी क्या कर रही है, उससे कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटीज करके है ना, उसका 10 गुना पैसा लगा के आपको बेच रही है। ठीक है, सो सेकेंडरी इंडस्ट्री डिपेंड ऑन प्राइमरी इंडस्ट्री। एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में देखना अभी क्या है, these industries are engaged in transforming raw material into finished product with the help of machine and manpower. The final goods may be capital goods or consumer goods like textile, sugar, paper industry, कुछ भी। ओके, सो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का काम क्या है, मैन्युफैक्चर करना, वट एवर दे आर मैन्युफैक्चरिंग। चाहे फिर वो मिल्क मैन्युफैक्चर कर रहे हो, मिल्क को प्रोड्यूस कर रहे हो, बोलो मैन्युफैक्चर वर्ड यूज करना गलत है, बिकॉज वी आर प्रोड्यूसिंग देयर। प्रोड्यूस करके उसको क्या कर रहे हैं, मिल्क को प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, पास्चराइज जिसको बोलते हैं, पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क, और फिर वहां से मिल्क आपको मिल रहा है। दैट इज अ कंज्यूमर गुड्स, जो कि 24 घंटे के अंदर या मैक्सिमम 7 डेज तक चलेगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री है तो टेक्सटाइल प्रोड्यूस कर रही है, तो टेक्सटाइल इज अ ड्यूरेबल। ठीक है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का काम क्या है, अभी नाम से मालूम पड़ रहा है, द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इज engaged in the construction of buildings, dams, bridge, roads, tunnels, canals, metro। तो चाहे मेट्रो हो, जितने भी टर्न की प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, वो क्या है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का ही तो पार्ट है। इन केस ऑफ अदर इंडस्ट्रीज, गुड्स कैन बी प्रोड्यूस एट वन प्लेस एंड सोल्ड एट अनदर प्लेस, बट गुड्स मेड एंड सोल्ड बाय दीज इंडस्ट्रीज आर एट वन प्लेस। ऐसा नहीं होगा ना कि ब्रिज कहीं एक जगह बनाया और फिर उसको लाके वहां पे चिपका दिया, ऐसा नहीं होगा, उसको वहीं पे बनाना पड़ेगा। हो सकता है हम आगे आगे में भी 100 ईयर्स के बाद ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आ जाए, बट स्टिल द करंट एजम्पशन इज कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में क्या होता है, जो चीज जहां बेचनी है वो वहीं बन रही है। अगर आपका मेट्रो स्टेशन बन रहा है, तो ऐसा नहीं है कि मेट्रो स्टेशन कहीं और बन के आएगा दिल्ली से मुंबई में लाके चिपका दिया जाएगा। मुंबई में बनाना है तो उसको मुंबई की ही जमीन पे बनाना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज ओनली इंडस्ट्री विच क्रिएट्स इमूवेबल वेल्थ। ओके, लेकिन मेट्रो स्टेशन बनाने के लिए अगर मान लो किसी ऐसे इक्विपमेंट्स का यूज हो रहा है, बहुत हेवी इक्विपमेंट्स है या हेवी ट्रक्स है, जो भी चीजें है, वो ट्रक्स तो मूवेबल है। तो वो जो कंपनी बना रही है वो क्या है, कैपिटल गुड्स है, उसके लिए वो कंज्यूमर गुड्स है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। टाटा अगर ट्रक बना रहा है बेचने के लिए बिल्डर को, मान लो बिल्डर ही है वो जो ट्रक खरीदी कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वो स्पेशल टाइप का ट्रक है। सो टाटा के लिए वो क्या होगा, कंज्यूमर गुड्स, क्योंकि इसने यूज कर लिया। अब बिल्डर के लिए वो क्या है, कैपिटल गुड्स है। ओके, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर एंड कैपिटल गुड्स। Then territory industries, they provide support services to primary and secondary industries. Service facilities are provided by these industries. It includes transport, banking, which comes under traditional category, whereas in modern types, hotel industry, tourism, entertainment are also included. ठीक है, so अभी बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हम लोगों ने 3 चीजें देखी थी, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस। ठीक है, वेयर हाउसिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सर्विसेज। सो ट्रांसपोर्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिना ट्रांसपोर्ट के प्रोडक्शन जो हुआ है उसको कस्टमर तक पहुंचाया नहीं जाएगा। बैंकिंग इज इंपॉर्टेंट, बार बार आप लोगों को पैसा लगता है, सो उसके लिए बैंकिंग जरूरी है। इंश्योरेंस भी जरूरी है, अगर रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, माल जल गया, कुछ भी हो सकता है, दैट इज इंश्योरेंस। लेकिन आजकल होटल इंडस्ट्री, गेस्ट है कंपनी के, होटल में रुका है,
सो इज द होटल इंडस्ट्री टेरिटरी इंडस्ट्री? यस. टूरिज्म इंडस्ट्री. दुबई का जो बिजनेस मॉडल है उसमें सबसे ज्यादा इनकम आता है टूरिज्म से, क्योंकि उन्होंने अपने देश को इतना खूबसूरत बनाया है कि वहां पे 90% इनकम तो उनकी वहीं से आ रही होगी. सो इज द टूरिज्म इंडस्ट्री टेरिटरी इंडस्ट्री? यस. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री. ओके. अब देखो कॉमर्स. सो इसको रिवाइज करेंगे, बट लेट्स लर्न कॉमर्स. व्हाट इज मीन बाय कॉमर्स? कॉमर्स मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जो हम लोगों ने अभी देखा था इंडस्ट्री में हो रहा है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट आता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉमर्स. तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन आएगा, यस इंपॉर्टेंट है. बैंकिंग आएगा, इंश्योरेंस आएगा, बिकॉज दीज आर ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. सो इंडस्ट्री के टाइप में देखो, बैंकिंग कंपनी अगर बैंकिंग का बिजनेस प्रोवाइड कर रही है, सो बैंकिंग कंपनी इज इटसेल्फ अ टेरिटरी इंडस्ट्री. लेकिन उसके कस्टमर्स के लिए तो वो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है ना. ओके. सो दैट इज अ ऑक्सिलरी टू ट्रेड. फ्रॉम कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू दैट इज कॉमर्स. मैं बिजनेसमैन हूं, मतलब मैं कौन हूं? बैंक का कस्टमर हूं. और मेरे को अगर लोन चाहिए, सो फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू वो क्या है? बैंक क्या है जो मेरे को लोन दे रही है? दैट इज ऑक्सिलरी टू ट्रेड. मतलब वो पार्ट है मेरे लिए कॉमर्स का. लेकिन बैंक खुद भी तो एक कंपनी है. बैंकिंग का खुद भी तो एक इंडस्ट्रियलाइजेशन है. आईसीआईसीआई बैंक है, एक्सिस बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, सब एक ही काम कर रही है. और नए नए बैंक और आते जा रहे हैं. सो वो क्या है? बैंकिंग इंडस्ट्री है. ठीक है. तो इसलिए उसको इंडस्ट्री का भी पार्ट बनाया गया एज अ टेरिटरी इंडस्ट्री. और वो इंडस्ट्री दूसरे बिजनेसेस को सपोर्ट कर रही है. ओके. अब देखना, कॉमर्स इज दैट पार्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी विच इज कंसर्न विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द इंडस्ट्री. इट इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग अ फ्री एंड अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ गुड्स. Commerce bridges the gap between producers and consumers by exchange of goods and services for money or money's worth. Commerce is further divided into trade and auxiliaries to trade. ट्रेड का मतलब है डिनोट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसको हम बोलते हैं ट्रेड है. ट्रेड इज एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विथ मनी और मनीज वर्थ. गुड्स आर मेड अवेलेबल टू कंज्यूमर्स इन डिफरेंट मार्केट्स. ट्रेड फैसिलिटेट्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड पोजीशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम सेलर टू बायर. सो ट्रेड का मतलब क्या हो रहा है? आप दुकान में गए, आपको शर्ट अच्छा लगा, आपने उसको पैसा दिया, शर्ट खरीदी किया, उसने शर्ट आपको बेचा, आपने खरीदी किया. सो आपने पैसे उसको दिए, तो जो पैसा गया, जो आपने परचेस किया, जितना भी आप सबने किया, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रेड. इट इज अ ट्रेड. अब आप अपने ही लोकल शॉप में गए तो इट इज अ होम ट्रेड. ठीक है. लेकिन अभी आप क्या कर रहे हो? परचेस कर रहे हो. कहां से परचेस कर रहे हो? यूएस से. और यहां लाके बेच रहे हो. सो इट इज अ फॉरेन ट्रेड. So home trade, in this trade, buying and selling of goods and services takes place within the geographical boundaries of a country. It uses local currency for exchange of goods and services. जितना भी आप दिवाली की शॉपिंग करने के लिए जा रहे हो जिस दुकान में, वहां पे आप डॉलर में तो नहीं दोगे ना पैसा. जो होगा वो रुपीज में होगा. ओके. रिटेल ट्रेड. रिटेल ट्रेड अभी देखो, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड. हाँ, इसमें होम ट्रेड को भी फिर से कैटेगराइज देखो कैसे किया है, होलसेल एंड रिटेल. सो इन होलसेल ट्रेड गुड्स आर परचेस एंड सोल्ड इन बल्क. और होलसेलिंग में ही पैसा बहुत है. रिटेलर को क्या होता है? उसकी क्वांटिटी कम होती है. प्रॉफिट मार्जिन मान लो एक प्रोडक्ट के पीछे उसका 100 रुपए है, और 100 क्वांटिटी बेच पा रहा है महीने में, तो 10,000 का प्रॉफिट कमा रहा है. लेकिन 1 लाख क्वांटिटी बेच रहा है होलसेलर. ठीक है. और सिर्फ 20 रुपए का मार्जिन रख के, तो उसका महीने का प्रॉफिट कितना आ रहा है? 20 लाख. ठीक है. सो दैट इज डिफरेंस बिटवीन होलसेल एंड रिटेल. होलसेलर के पास में काफी सारे रिटेलर्स है जो उसके कस्टमर्स है. ओके. और रिटेलर फिर क्या करता है? उनको खरीदी करके फिर छोटे अपने जहां पे भी दुकान में है, छोटा मोटा जो भी साइज का होगा, वहां जाके बेचता है. सो होलसेल ट्रेड, गुड्स आर परचेज एंड सोल्ड इन बल्क. होलसेलर परचेज इन लार्ज क्वांटिटीज फ्रॉम प्रोड्यूसर्स एंड सेल इन स्मॉल क्वांटिटीज टू रिटेलर्स. ही इज द लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड रिटेलर. सो होलसेलर क्या कर रहे हैं? प्रोड्यूसर से, डिस्ट्रीब्यूटर समझ लो. जैसे अभी मान लो हल्दीराम की एजेंसी किसी ने ली है. ठीक है. उसने पूरे डिस्ट्रिक्ट की एजेंसी ले ली कि जितना भी इस डिस्ट्रिक्ट में लोगों को माल बेचना है उनको मैं बेचूंगा माल. ठीक है. सो हल्दीराम से उसने कॉन्ट्रैक्ट किया. हल्दीराम ने उसको क्वांटिटी में दिया, तो हल्दीराम के लिए उसका जो एजेंसी वाला है वो होलसेलर है. फिर एजेंसी वाला रिटेलर, छोटी छोटी बेकरी जो होती है जितनी भी, उनको बेच रहा है. फिर दुकान है, बहुत सारी है, कोल्ड ड्रिंक्स की दुकान है, वहां पे भी मिलता है सब कुछ. सो वो क्या हो गए? रिटेलर्स. और फिर दुकान में जाके आप खा रहे हो, आप कौन हो? कंज्यूमर. ओके. सो जो ट्रेड बिटवीन द होलसेलर हो रहा है विद द प्रोड्यूसर इज अ होलसेल ट्रेड. और होलसेलर और रिटेलर के साथ में जो ट्रेड हो रहा है वो भी होलसेल ट्रेड ही है. होलसेलर के लिए तो वो होलसेल ट्रेड ही है क्योंकि वो क्वांटिटी में बेच रहा है. फिर रिटेलर जो परचेस कर रहा है छोटी क्वांटिटी में, उसके लिए वो रिटेल ट्रेड है. और जो आगे बेच रहा है उसके लिए वो रिटेल ट्रेड है. ओके. सो पॉइंट ऑफ व्यू समझो कि पॉइंट ऑफ व्यू क्या है. देन फॉरेन ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड. इसमें क्या होता है? व्हेन ट्रेड टेक्स प्लेस बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, इट शोज फॉरेन ट्रेड.
when boundaries of two countries are crossed, then different currencies are used. It is further divided as import trade, export trade, इंटरपोर्ट ट्रेड. इंपोर्ट ट्रेड मतलब क्या कर रहे हो आप? इंपोर्ट कर रहे हो, चाइना से आपने माल इंपोर्ट किया, और वैसे भी हम लोगों का जो डेफिसिट है या फिर बिल्स ऑफ पेमेंट है उसमें चाइना को पे करना बहुत है, क्योंकि चाइना से हम लोगों ने काफी चीजें, इवन तो गणपति की मूर्तियां भी जो यहाँ पे बनती है, बहुत सी मूर्तियां चाइना से आती है. ठीक है, ये नहीं मालूम होगा तो आपको, बहुत सी गणपति की मूर्तियां भी चाइना से आ रही थी बीच में. देन दिवाली का कलर हो आपका जो चुभता है, चाइनीज कलर आंखों में चुभता है, जो नेचुरल नहीं होता है. लैपटॉप्स हो, लैपटॉप की एक्सेसरीज हो, मोबाइल फोन हो, मैन्युफैक्चरिंग में उन लोगों ने ना महारत हासिल कर ली है, उनके खून में मैन्युफैक्चरिंग घुस गई है. आप उनको कोई भी प्रोडक्ट दे दो, आप उनको ये मोबाइल दिखा दो कि मेरे को ऐसा मोबाइल यूज, ऐसा मोबाइल मेरे को 10,000 में बनाना है, इस मोबाइल की प्राइस अगर मान लो 40,000 है तो आपको 10,000 में बना के दे देगा. सो इम्पोर्ट ट्रेड, जहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरी कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं. व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर परचेज फ्रॉम अनदर कंट्री, यहाँ बैठे बैठे मैं किसी फॉरेन कंट्री से गेम परचेज कर रहा हूँ, उसको डॉलर में पेमेंट कर रहा हूँ. सो व्हाट इज इट? इंपोर्ट ट्रेड. एक्सपोर्ट ट्रेड, मैं यहाँ से कुछ चीजें एक्सपोर्ट कर रहा हूँ फॉरेन बायर्स को. इंडिया में मान लो, इंडिया से अभी ग्रेप्स अच्छे क्वालिटी के मिल रहे हैं, सो वो एक्सपोर्ट हो रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सपोर्ट ट्रेड. कि मेरे कंट्री से जो माल बाहर जा रहा है उसको हम बोलते हैं एक्सपोर्टेड. एंटरपोर्ट ट्रेड, देखो इसको, एंटरपोर्ट ट्रेड, it is a combination of import and export trade. It involves importing the goods from one country, reselling these goods in another country. Indian seller importing goods from Japan and re-exporting the same to Africa. तो मुझे मालूम है कि अफ्रीका में डिमांड कहाँ है, मेरे कस्टमर सारे वहां पे मेरे को नॉन कस्टमर्स है और मैं उनसे डील कर रहा हूँ. माल में लेके आ रहा हूँ मान लो जापान से, तो जापान से जो माल लेके आ रहा हूँ उसमें मैं कुछ प्रोसेसिंग कर भी सकता हूँ, या विदाउट प्रोसेसिंग में डायरेक्टली जापान से अफ्रीका भेज सकता हूँ. एंड गुड्स आर नॉट एंटरिंग इनटू इंडिया. एक जगह से दूसरी जगह मैंने भेज दिया, ठीक है, यहां से खरीदी किया और शिप में ही वहीं से जब रवाना कर दिया अफ्रीका को, और जो टैक्सेस के पेमेंट है वो मैंने कर दिया. इंपोर्ट की ड्यूटी कब लगती है? व्हेन गुड्स क्रॉस योर बाउंड्री. आपके कस्टम्स टैक्स कब लगते हैं? जब वो आपके देश में आ रहे हैं. लेकिन हाई सी सेल हो रहा है. हाई सी सेल मतलब क्या होता है? समुद्र में ही आपने वहां से लिया गुड्स जापान से, और फिर बाय वे ऑफ सी, बाय वे ऑफ एयर, जैसे भी जा रहा है आपने डायरेक्टली वहां सेल कर दिया. सो व्हाट इज इट? एक जगह से अगर वो गुड्स पहले आपके पास में आता और फिर जाता, सो ये क्या हुआ? एक्स्ट्रा पोर्ट ट्रेड. ठीक है. ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, all those activities that facilitate smooth flow of goods from manufacturing centers to the consumption centers are called as a auxiliaries to trade. supply chain management है, customer relationship management है, ये बहुत चीजें आप पढ़ोगे आगे. so supply chain management का पार्ट ही तो है. these activities play supportive role. they help in removing hindrances which arise during production. hindrances which arising problems, इसका मतलब है प्रॉब्लम्स जो अराइज हो सकती है उसको रिमूव करना इनका काम होता है. अब बिजनेस में प्रॉब्लम्स क्या क्या सकती है? व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ बिजनेस? बिजनेस स्टार्ट करना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, कि मेरे पास में पैसा ही नहीं है. सो बैंकिंग इंपॉर्टेंट है. मैं करंट अकाउंट निकाला हूँ बैंक में जाके, ठीक है, मैंने कुछ बैंक से लोन लिया है, सो बैंकिंग इज इंपॉर्टेंट. बैंक ने मेरे को लोन देने से पहले देखा कि मेरे पास में एग्जिस्टिंग स्टॉक कितना है. अभी तो मैं बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, मेरे पास में कुछ भी नहीं है, तो थोड़ा कैपिटल मेरा है 2.5 लाख का, तो बैंक कुछ पैसा दे रही है बिजनेस करने के लिए, और फिर मैं कुछ बिजनेस शुरू कर रहा हूँ. ओके. किस स्कीम्स के अंडर में पैसा ले रहा हूँ, जहां तक मुझे मान लो मुद्रा लोन में अगर मेरे को 10 लाख रुपए तक का फंडिंग मिल सकता है तो मैं उसके बेसिस पे कुछ कर रहा हूँ. सो ऑल दीज आर ऑक्सिलरीज. फिर मैं जो प्रोडक्शन कर रहा हूँ उसको मेरे को बेचना है कस्टमर तक. मैं हूँ बैठा हुआ यहाँ मुंबई में अभी, ठीक है, और मुझे बेचना है दिल्ली के वाले के बंदे को, तो क्या होगा? जो ट्रांसपोर्टेशन है, कहीं ना कहीं से तो गुड्स जाएगा, बाय एयर वे जाए, बाय रोड वे जाए, और बाय एनी अदर वे जाए. इट शुड गो. ऐसा तो नहीं है कि कोई डोरेमोन का कोई गैजेट है जिससे यहाँ से डाल दिया गुड्स और वहीं वहां पे निकल गए, ऐसा तो नहीं होने वाला. सो ट्रांसपोर्टेशन इज ऑक्सिलरी. फिर उसको प्रोटेक्शन करने के लिए मुझे करना है इंश्योरेंस. सो इंश्योरेंस इज ऑक्सिलरी. So from point of view of a businessman, all these which help me in smooth flow of production are auxiliaries to trade. लेकिन जो इंश्योरेंस कंपनी है, ऐसी हजारों इंश्योरेंस कंपनीज होगी, मान लो अभी 30 इंश्योरेंस कंपनीज है टॉप की. सो वो क्या है? इंश्योरेंस इंडस्ट्री है. ठीक है. सो फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू दिट इज कॉमर्स. और कॉमर्स का कौन सा पार्ट? ऑक्सिलरी, मेरे ट्रेड में हेल्प करने वाला, क्योंकि मेरे गुड्स को वो इंश्योर कर रहा है. बट इज दिस अ इंडस्ट्री? क्या बैंक की अपनी इंडस्ट्री है? इंश्योरेंस की इंडस्ट्री है. सो वो खुद के लिए वो क्या है? बिजनेस है, राइट? सो इट इज अ इंडस्ट्री, एंड फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू इट इज अ कॉमर्स. देखो अभी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में ट्रांसपोर्ट जिसकी हमने बात कर ली है. वेयर हाउसिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट.
क्या होता है, मान लो गुड्स एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है जिसमें 3 दिन का टाइम लगने वाला है, बट आपको अभी वो गुड्स पेरिशेबल है, ठीक है। मान लो फ्लावर्स है, ट्यूलिप्स है, या जो भी आपका मिल्क है, जो भी चीज है, उसको वेयर हाउस करना है, वेयर हाउस ऐसे ही कर देंगे क्या, कोल्ड स्टोरेज लगेंगे उसके लिए, बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज हाउसेस होते हैं जो चार्जेस लेते हैं इसके लिए। ओके, सो वहां पे आप जो जिन चीजों को रखने वाले हो, दैट कोल्ड स्टोरेज हाउसेस आर आल्सो पार्ट ऑफ दिस वेयर हाउसिंग. So there is a gap between production and consumption. Certain goods are produced throughout the year but consumed only in a particular part of the year and vice versa. In the era of mass production, storage is indispensable. The goods should be stored carefully from the time they are produced till the time they are sold. Special arrangement must be made to prevent the loss or damage. Warehousing are also called godowns. Price maintained at a reasonable level and there is continuous supply of goods and services. अब warehousing की भी अपनी इंडस्ट्री है, वेयर हाउसिंग में बहुत सी कंपनीज आ गई है, ठीक है, जहां पे वो कॉम्पिटिटिव रेट्स के ऊपर आपको चीजें अवेलेबल करा के दे रही है, कि आपको दे दिया कि 1,000 टन की कैपेसिटी दे दी आपको 5 दिन के लिए इस रेट पे। सो वहां जैसे कंपटीशन बढ़ेगी वैसे प्राइसेस फॉल होगी। क्यों? क्योंकि अब आपके पास में ऑप्शंस बढ़ गए, पहले ऑप्शंस नहीं थे तो आपको उसको ही पैसा देना पड़ता था, ठीक है। देन इंश्योरेंस, प्रोटेक्शन ऑफ माई गुड्स, ठीक है, जैसे पर्सनल इंश्योरेंस हम लोग लेते हैं टू प्रोटेक्ट। अब इंश्योरेंस लिया इसका मतलब क्या है, आप कभी मरोगे नहीं, मतलब क्या इंश्योरेंस कंपनी आपको बचाने आ जाएगी जब भी आपका एक्सीडेंट हो रहा होगा? नहीं। डेथ इज सर्टेन, ओके, द टाइमिंग ऑफ द डेथ इज अनसर्टेन कि कब आएगी, बट डेथ इज सर्टेन, ठीक है। बट जो आपका इंश्योरेंस कंपनी है वो कुछ अमाउंट आपकी फैमिली को देगा। जैसे मान लो आपने 10 करोड़ का इंश्योरेंस बाय किया ऑन द डेथ, तो आपको क्या होगा, आपको तो कुछ नहीं मिलने वाला, आप तो चले गए, आपकी जो फैमिली है उनको मिलेगा 10 करोड़ रुपए एज अ कंपेंसेशन फॉर लॉस, ठीक है। देन बैंकिंग है, जिसका हमने पढ़ा था सबसे पहले ही कि बैंकिंग स्टार्ट से लेके एंडिंग तक तो बैंकिंग आता ही है। एडवर्टाइजिंग, दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि एडवर्टाइजिंग के बिना आज बिकना मुश्किल है, बेचते आना चाहिए। सो प्रोडक्ट की क्वालिटी भी थोड़ी कम रही तो चलेगा, आजकल कस्टमर्स भी हैंडल कर रहे हैं इन सब चीजों को, बट एड्स एड्स हो रही है ना उसकी, बार बार आपके माइंड को उस तरीके से रिट्रैक्ट किया जा रहा है। मर्केंटाइल एजेंट्स, अड़द दुकान वाले जिनकी हमने बात की थी, अगर इट इज रिलेटेड टू प्राइमरी इंडस्ट्री लाइक एग्रीकल्चर, या मान लो अगर एजेंट्स है जो बिटवीन लाइक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है जिसमें फ्लैट्स बेचना है, सो वहां पे क्या हो रहा है, ब्रोकर्स क्या काम करते हैं, बायर और सेलर को मिलाने का काम करते हैं। दीज आर एजेंट्स, दे आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल। सो देखो एक एक चीज कितनी इंपॉर्टेंट है। मान लो बैंकिंग नहीं है तो हो सकता है, नहीं हो सकता, इंश्योरेंस नहीं है तो काम तो बन जाएगा, लेकिन जब लॉसेस होंगे तब फिर प्रोटेक्शन के लिए कोई नहीं होगा, देन इंश्योरेंस इज नेसेसरी। एड्स है ही नहीं तो आपके गुड्स पहुंचेंगे कैसे? क्योंकि कस्टमर खुद मांगना तो चाहिए, डिमांड तो होनी चाहिए, जहां डिमांड है वहीं तो फिर आप सप्लाई कर सकते हो ना। तो डिमांड एंड सप्लाई की रिलेशनशिप भी देखेंगे कि प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है तो प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी? ऊपर जाएगी, क्योंकि पहले है जिस चीज को खरीदने के लिए 10 लोग थे, अब वहां पे 100 लोग आ गए, और चीज मान लो क्वांटिटी तो 10 ही है, अब क्या होगा, तो 100 लोगों के बीच में 10 लोगों को ही मिलेगा, बट किसको मिलेगा? जो सबसे ज्यादा पे करेगा, ठीक है, उसको मिलेगा। लेकिन जब सप्लाई बढ़ रहा है और डिमांड उतनी नहीं, डिमांड स्टेबल है लेकिन सप्लाई बढ़ते जा रहा है, डिमांड कांस्टेंट है, सप्लाई बढ़ते जा रहा है, सो प्राइस क्या होगा, प्राइस में कटिंग आएगी, ठीक है, क्योंकि सप्लायर्स बढ़ गए मार्केट में। सो जब डिमांड बढ़ती है, कंज्यूमर्स बढ़ते हैं, तो प्राइस बढ़ती है। तो फिर ऐसा डिमांड और सप्लाई का एक इक्विलिब्रियम आता है जहां पे तुम लोग क्या होते हो, निगोशिएट कर लेते हो। जैसे आप लोग जाते हो ना, कभी कभी गए हो नहीं मुझे मालूम नहीं, बट लाइक आप कोई मान लो पर गारमेंट्स खरीदी करने के लिए गए, आप मॉल में नहीं गए, आप किसी लोकल शॉप में चले गए, वहां जाके फिर आपने, उसने बोला 2,000 रुपए, आपने बोला 1,000 रुपए, उसने बोला 1,500, आपने बोला 1,300, फिर 1,250 रुपए के ऊपर दोनों का, 1,350 के ऊपर दोनों लोगों ने फिक्स कर लिया, दैट इज निगोशिएशन, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। फिर है हम लोग किस पे, कम्युनिकेशन। वाई कम्युनिकेशन इज नीडेड इन टूडेज वर्ल्ड? देयर इज इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन। आपका डेटा, डेटा इज अ पार्ट ऑफ दिस। आपको जो कॉल्स आते हैं, कहाँ से आते हैं वो आपको मालूम नहीं कि कॉल्स रोज कौन करता है, किसके पास में ये नंबर्स मिलते हैं, कौन कॉल करता है, राइट, बट यू गेट दिस कॉल्स, प्रमोशनल कॉल्स एंड एवरीथिंग। सो कहीं ना कहीं आपका डेटा स्टोर भी हो रहा है। लेकिन बिजनेस परस्पेक्टिव से अगर हम लोग कम्युनिकेशन की बात करें, द इंफॉर्मेशन हैज टू बी कम्युनिकेटेड। देयर इज अ नीड ऑफ कम्युनिकेशन टू फैसिलिटेट ट्रेडर्स, प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विद वन अनदर।
कि भाई यहाँ से मेरा माल निकल गया तो मेरे को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कस्टमर को कि आज निकल गया है गुड्स, ठीक है, उसको रिसिप्ट दे दूंगा मैं, वो जाके कलेक्ट कर लेगा, और मैं कम्युनिकेट करूंगा ही नहीं, मेरे पास में मोबाइल फोन ही नहीं है, मान लो मोबाइल फोन की कोई कंपनी नहीं है, देन हाउ विल इट हैपन? शेयर मार्केट, बैंकिंग, ये सब किस पे चलता है? कम्युनिकेशन पे तो चलता है। इंटरनेट किस पे चलता है फिर? इंटरनेट होता ही नहीं, इंटरनेट इज द मीडियम ऑफ दैट कम्युनिकेशन। अगर नेट होता ही नहीं तो फिर आप काम कैसे करते हैं, राइट? सो दैट कम्युनिकेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। डिस्टिंग्विश एंड कंपैरेटिव स्टडी चार्ट, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। देखो, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स की कंपैरेटिव स्टडी अगर बनाएंगे, सो इंडस्ट्री इज एंगेज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कॉमर्स इज एंगेज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दोस गुड्स एंड सर्विसेज। लोकेशन, ये फैक्ट्रीज होती है, वर्कशॉप्स होते हैं, ठीक है। इसका कहाँ होता है? मार्केट्स एंड ऑफिसेस, कॉमर्स के। यूटिलिटी, इट क्रिएट्स फॉर्म यूटिलिटी एंड इट क्रिएट्स प्लेस, टाइम एंड पोजेशन यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? यूटिलिटी, यूटिलाइजेशन, यूटिलिटी, यूज करना, यूज। सो इट क्रिएट्स फॉर्म यूटिलिटी एंड इट क्रिएट्स प्लेस, टाइम एंड पोजेशन यूटिलिटी। कॉमर्स, देखो कितनी अच्छी बात बोली है। रिसोर्सेस, इट यूजेस मशीन एंड मैन पावर। प्रोड्यूस करना है तो क्या है? मशीन, मैन पावर लगेंगे। कैपिटल तो आपने डाल दिया बिजनेस में, आप खुद एंटरप्रेन्योर हो, आपका दिमाग आप चला रहे हो, लेकिन मशीनरीज एंड मैन पावर तो लगेगी आपको। कॉमर्स में इट रिक्वायर्स मैन पावर, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका सोर्स है। कैपिटल, ह्यूज कैपिटल लगता है इंडस्ट्री में। प्लांट डालना है आपको शुगर फैक्ट्री का, तो कैपिटल बहुत लगेगा। लेकिन वही शुगर फैक्ट्री को, जो शुगर केन मिलने वाला है, जिस ट्रैक्टर में शुगर केन भर के फैक्ट्री में आने वाला है, उस ट्रैक्टर को परचेस करने के लिए कितना पैसा लगेगा, या ट्रांसपोर्टेशन में कितना पैसा लगेगा? ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री को ट्रैक्टर्स भाड़े पे मिल सकते हैं, ट्रक भाड़े पे मिल सकते हैं, उसको कैपिटल कम लगेगा, लेकिन इंडस्ट्री को कैपिटल बहुत ज्यादा लगता है। इंटरडिपेंडेंस, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज आर मीनिंगलेस विदाउट कॉमर्स। कुछ है ही नहीं है विदाउट कॉमर्स। Commercial activities cannot be started without production of goods and services. So this is a starting point, and this is throughout point. जब तक वो फाइनल गुड्स कंज्यूमर तक नहीं पहुंचता, कॉमर्स हेल्प्स। कंडक्टेड बाय प्रोड्यूसर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स, कंडक्टेड बाय ट्रेडर्स, मर्केंटाइल एजेंट्स, कॉमर्स। स्टेटस क्या है? प्राइमरी इंपॉर्टेंस है, सेकेंडरी इंपॉर्टेंस है। क्लासिफिकेशन, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी इंडस्ट्री। इसमें क्या है? ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। मार्केट फोर्स, इट रिप्रेजेंट सप्लाई साइड ऑफ मार्केट, इट रिप्रेजेंट डिमांड एंड सप्लाई साइड ऑफ मार्केट। सो प्रोडक्शन जो कर रहे हैं, सर्विसेज जो दे रहे हैं, उसका मेन टारगेट क्या है? सप्लाई है, लेकिन कॉमर्स डिमांड एंड सप्लाई साइड ऑफ मार्केट। ओके, जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी और लोग आएंगे, नई नई बैंक्स आएगी, नई इंश्योरेंस कंपनीज आएंगी, नए वेयर हाउसिंग आएंगे, सो इट इज शोइंग सम सॉर्ट ऑफ डिमांड आल्सो। सप्लाई भी बढ़ रहा है तो उसकी वजह से भी ये सब कुछ बढ़ रहा है। बट यहाँ पे आपका इंडस्ट्री है, वो क्या कर रहा है? सप्लाई कर रहा है, गुड्स को सप्लाई कर रहा है। अगर डिमांड बढ़ने की वजह से नए नए लोग बिजनेस में आ रहे हैं, सो दैट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग डिमांड साइड ऑफ अ बिजनेस। बट फ्रॉम इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू, इंडस्ट्री का मार्केट फोर्स क्या होता है? सेलिंग, सप्लाई करो, ठीक है। बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के डिफरेंसेस देखो। बिजनेस, इन दिस इकोनॉमिक एक्टिविटी गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। प्रोफेशन, इन दिस इकोनॉमिक एक्टिविटी एक्सपर्ट सर्विसेज आर रेंडर्ड। ओके, जैसे बिजनेसमैन को जरूरत है सीए की, या कोई केस चल रहा है तो लॉयर की जरूरत है, सो एक्सपर्ट सर्विस कौन दे रहा है? लॉयर, सीए, राइट। एम्प्लॉयमेंट, इसमें क्या होता है? इन प्रोफेशनल्स को जरूरत पड़ती है कुछ और प्रोफेशनल्स की जो यहाँ पे जॉब करते हैं, या बिजनेसमैन को जरूरत पड़ती है कुछ प्रोफेशनल्स की जो वहां पे जॉब कर रहे हैं, सो वो है एम्प्लॉयमेंट। रिवॉर्ड एंड रिटर्न, बिजनेसमैन प्रॉफिट अर्न कर रहा है, ठीक है, बाय टेकिंग रिस्क। प्रोफेशन भी क्या कर रहा है? फीस चार्ज कर रहा है बाय टेकिंग सम सॉर्ट ऑफ रिस्क। एम्प्लॉयमेंट में कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट क्या मिल रहा है? वेजेस एंड सैलरीज। कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिजनेस में है, ह्यूज साइज में होती है, इट डिपेंड्स ऑन नेचर। छोटा बिजनेस खोल रहे हो तो वैसे तो 10,000 में भी चालू होता है, और 10,000 करोड़ भी कम पड़ते हैं अगर बड़ा बिजनेस करना है तो। प्रोफेशन में देखो, लिमिटेड इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, ठीक है, एंड एम्प्लॉयमेंट, नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज नेसेसरी। नेचर ऑफ वर्क, इसमें क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करने का काम चल रहा है, ठीक है। देन इट रेंडर्स पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विसेज, प्रोफेशनल में। तो बिजनेस में क्या हो रहा है? हम लोग मास पब्लिक को अपना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। दे परफॉर्म द वर्क एंड योर लास्ट वन एम्प्लॉयमेंट, दे परफॉर्म द वर्क एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सो अगर यहाँ पे कोई कंफ्यूजन हो रहा है कि मान लो अभी ये जैसे कोई टीवी न्यूज चैनल से, मान लो सीएनबीसी 18, टीवी 18 है, या फिर अपना रिपब्लिक भारत है, इंडिया टीवी है, ये इतने मीडिया चैनल्स है। सो ये इनके अपनी अपनी कंपनीज भी है। सो इनकी इंडस्ट्री कौन सी है? डिजिटल मीडिया, मीडिया इंडस्ट्रीज को हम इसको लेमैन लैंग्वेज में बोल सकते हैं, मीडिया इंडस्ट्री। इसका काम क्या है?
इसका काम है इंफॉर्मेशन, न्यूज को दिखाना, राइट। सो दिस न्यूज आल्सो इंपॉर्टेंट। पर्सनल हो या बिजनेसमैन हो, न्यूज तो लगती है आपको डेली, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ओके, सो वो जो एक पर्टिकुलर कंपनी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या है, इंडस्ट्री है, ठीक है, जिसमें वो काम कर रहा है। रिपब्लिक भारत के लिए क्या है, मीडिया इंडस्ट्री, जितनी भी कंपनीज है वो सब क्या है, एक इंडस्ट्री है। सब हर कोई बोलता है ना देश का नंबर 1 चैनल, मैं हूं देश का नंबर 1 चैनल, ऐसा वैसा सब लोग यही बोलते हैं, लेकिन नंबर 1 कौन है अभी तक हमको ही नहीं मालूम पड़ा। ओके, सो इट इज अ मीडिया इंडस्ट्री, और उसमें जो एक कंपनी काम कर रही है वो है उसका बिजनेस, ठीक है। वैसे ही आप किसी भी चीज में देख सकते हो, आप कोई भी चीज अब नजर घुमाओ उसकी कहीं ना कहीं से प्रोडक्शन हुई है, तो वो प्रोडक्शन जहां पे हुआ है दैट इज अ इंडस्ट्री, और वो प्रोडक्शन होने के बाद उसको जो डिलीवरी हुई है दैट इज अ कॉमर्स, ठीक है। सो भले ही रिपब्लिक भारत अपनी न्यूज को रिकॉर्ड कर रहा है, लेकिन उसके बाद में वो जो लोगों तक पहुंच रही है उसके बीच में जितने भी चैनल्स है जहां से वो आ रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज कम्युनिकेशन, दैट इज अ ऑक्सिलरी। ओके, ऑक्सिलरी टू ट्रेड, दिट इज अ पार्ट विच इज अ पार्ट ऑफ अ कॉमर्स। पॉइंट ऑफ डिफरेंस का क्वालिफिकेशन, बिजनेस में मिनिमम क्वालिफिकेशन इज प्रिस्क्राइब है, नहीं है। प्रोफेशन में है, एक्सपर्ट नॉलेज होता है। एम्प्लॉयमेंट में इट इज प्रिस्क्राइब बाय एम्प्लॉयर, सो इट डिपेंड्स अपॉन स्किल्ड और अनस्किल्ड। स्किल्ड होगा तो कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन लगेगा, अनस्किल्ड को नहीं लगेगा। डिसीजन मेकिंग, बिजनेसमैन क्या करता है, खुद के डिसीजन खुद लेता है। प्रोफेशनल टेक एक्सपर्ट डिसीजंस इन देयर प्रोफेशन विद द एम टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द पर्सन टू हुम ही इज गिविंग इज एडवाइस। अगर आप बिजनेस को एडवाइस दे रहे हो तो आपका इंटेंशन क्या है, बिजनेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करना या बढ़ाना, सॉल्व करना, राइट। सो यहाँ पे आप डिसीजंस ले रहे हो बट दे आर समवॉट बिट इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस बिजनेस जिसको आप दे रहे हो। एम्प्लॉयमेंट में तो क्या है, आप जिसके लिए काम कर रहे हो उसी के डिसीजन पे चल रहा है, सो उनको कोई पावर है, एम्प्लॉइज को उनको कोई पावर नहीं है। रिस्क, प्रॉफिट इज अनसर्टेन एंड इरेग्युलर सो हाई रिस्क इज प्रेजेंट। फीस जनरली नॉट सर्टेन एंड रेगुलर, लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट उतनी भी ज्यादा नहीं होती है कि आप लोग एक एक्सट्रीम लॉसेस में जाए लाइक अ बिजनेस, ठीक है। एंड एम्प्लॉयमेंट में हर महीने का मीटर चल रहा है, फिक्स्ड एंड रेगुलर पे इज गिवन बाय एम्प्लॉयर एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, सो नो रिस्क इज इन्वॉल्व। एग्जांपल, बिल्डर्स, ग्रोसर्स, सुपरमार्केट्स, ये क्या है, बिजनेसमैन है। डॉक्टर, सीए, लॉयर, ये क्या है, प्रोफेशनल्स है। क्लर्क, टीचर, ऑफिसर्स, ये क्या कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं इनके पास में, बिजनेसमैन के पास में काम करे या प्रोफेशनल के पास में काम करे, ये काम करने वाले लोगों को हम क्या बोलेंगे, एम्प्लॉइज। अब देखना बिजनेस एंड कॉमर्स में डिफरेंस क्या है। बिजनेस क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है विच डील्स विद प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो बिजनेस तो ब्रॉड लेवल पे हो गया, इसमें प्रोडक्शन भी आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन भी आ गया। कॉमर्स क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे है, ठीक है। बिजनेस प्रोडक्शन तुम करो, इंडस्ट्री तुम चलाओगे, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन हम करेंगे, ठीक है। सो दैट कॉमर्स इज ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन साइड एंड बिजनेस मीन्स कंपनी, यहाँ पे कंपनी लिख दो चाहे तो, कंपनी का काम क्या है, प्रोडक्शन। इट इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट एज इट इंक्लूड्स कॉमर्स। बिजनेस में कॉमर्स, बिजनेस इज कॉमर्स इज अ पार्ट ऑफ दैट बिजनेस। हम बोलते हो क्या बोलते हैं, कॉमर्स। हमारे सामने जब कॉमर्स आता है तो वो एक ब्रॉड लेवल आता है बिकॉज वो उतना बड़ा एक्चुअली है, बट अल्टीमेटली इट इज अ बिजनेस, एवरीथिंग इज फॉर प्रॉफिट, ठीक है। एंड कॉमर्स इज अ नैरो कंसेप्ट एज इट इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस। स्किल, इट रिक्वायर्स टेक्निकल एज वेल एज मार्केटिंग स्किल्स। ओके, कॉमर्स इट रिक्वायर्स ओनली मार्केटिंग स्किल, क्योंकि प्रोडक्शन जिसको आता है उसके पास में क्या है, नो हाउ है। नो हाउ का मतलब क्या होता है, कैसे बनाना, हाउ टू प्रिपेयर, हाउ टू प्रोड्यूस। बट डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कॉमर्स, तो कॉमर्स में क्या है, मार्केटिंग स्किल ज्यादा है। बिजनेस में देखना, इट इज क्लासिफाइड इनटू इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। कॉमर्स इज क्लासिफाइड इनटू ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, तो ये दो पार्ट्स में आ रहा है, फिर इसके दो सब पार्ट्स हैं। सो देयर इज अ समरी विच इज इंपॉर्टेंट, और आप जब भी ये पढ़ाई करोगे उसके बाद में आपको समरी पढ़नी है, क्योंकि समरी से आपका रिकॉलिंग अच्छे से होता है। सो हम लोगों ने देखा था इंट्रोडक्शन, एवरी पर्सन कीप्स हिमसेल्फ एंगेज इन सम एक्टिविटी और अदर और द अदर टू सेटिस्फाई द नीड्स, दस ही ऑब्टेन गुड्स एंड सर्विसेज। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक पर्सनल है, जो मान लो आप घर पे कोई खाना बना रहा है तो क्या इसमें कोई इकोनॉमिक रिलेशन है, नहीं। बट मान लो खाना बनाया जा रहा है ताकि आप उसको बेच सको, तो इट इज देयर इज अ मनी इन्वॉल्वमेंट, यस, सो इट इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस देखो, बिजनेस इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द मार्केट। फीचर्स क्या क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी सबसे पहला फीचर, ओके। देन टू पार्टीज होनी चाहिए तो ही एक्सचेंज होगा, तो प्रॉफिट मोटिव के साथ में हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स का, एक्सचेंज हो रहा है, डीलिंग हो रहा है। डीलिंग अभी देखना, डीलिंग, अब डीलिंग और एक्सचेंज जनरली एक है, एक्सचेंज करो डीलिंग करो बात तो सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है,
कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, ठीक है। सो आप जो एक्सचेंज कर रहे हो वो कंज्यूमर गुड्स है या कैपिटल गुड्स है, तो ये आपके बाइफर्केशन के लिए सिर्फ ये, बट है तो वो एक्सचेंज ही, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जब फाइनल कंज्यूमर तक गुड्स पहुंच रहा है। कंटिन्यूटी, इसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि एक दिन कमाया फिर दूसरे दिन आप लोगों ने कुछ किया ही नहीं, फिर साल के एंड में ही ट्रेड लिया, ऐसा नहीं होता है। देन अनसर्टेनिटी होती है, रिस्क होती है, एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। दीज आर द फीचर्स ऑफ बिजनेस। Profession is that part of economic activity under which a person uses his knowledge and specific skill to render services by charging some fees. Lawyer, doctor, chartered accountant, CS, everyone is a professional. इनका एम है पैसा कमाना, क्वालिफिकेशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मॉनेटरी रिटर्न्स इनके है, फीस, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इनकी है, बट बिजनेस के कंपैरिजन में कम है। फिर है रिक्वायरमेंट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई बन रहा है, सो क्या उसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, मेंबरशिप मिल रही है, सो ऑब्वियसली है, सो देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, क्या डॉक्टर अपना बिजनेस, अपना जो प्रोफेशन है वो ट्रांसफर कर सकता है किसी को भी जो डॉक्टर नहीं है, उसके बेटे को? नहीं, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। नेचर ऑफ वर्क क्या है इसका, इसको पैसा मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ फीस अगेंस्ट हिज प्रोफेशनल सर्विसेज। सो इसको इन्होंने सेकंड पार्ट में यहाँ पे बांट दिया, आप इसमें से कोई एक भी लिख सकते हो, कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है दोनों में। देन एम्प्लॉयमेंट, वन पर्सन अपॉइंट्स अनदर पर्सन टू कंप्लीट द जॉब एज पर हिज टर्म्स एंड कंडीशंस। तो मैं जहां पे जॉब कर रहा हूं, मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूं क्या? नहीं, सामने वाले की मर्जी से कर रहा हूं। सो आई एम ए एम्प्लॉय। तो इसका भी एम है पैसा कमाना, क्वालिफिकेशंस है, मॉनेटरी रिटर्न्स है, कैपिटल है, रजिस्ट्रेशन है, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी है, नेचर ऑफ वर्क है, सेम। बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? अर्निंग प्रॉफिट्स, क्रिएशन ऑफ न्यू कस्टमर्स, इनोवेशन है, सप्लाइंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स। तो यहां तक आपके आए कौन से? ये ऑब्जेक्टिव्स, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या क्या है? सप्लाइंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स, तो कस्टमर सेंट्रिक है कि भाई प्यूरिटी, ड्यूरेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए गुड्स की, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं करनी है, दिस इज ऑल्सो कस्टमर सेंट्रिक। देन आप नीचे आओगे तो आपके कस्टमर सेंट्रिक के बाद में आपके सोशल, एम्प्लॉय सेंट्रिक थे, फिर सोशल थे। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, अगर आप कहीं नया प्लांट खोल रहे हो किसी बैकवर्ड एरियाज में, तो आपकी प्रायोरिटी है कि आप सबसे पहले वहां के लोकल लोगों को जॉब दो, ठीक है। एम्प्लॉय का वेलफेयर, ओके, आपने एम्प्लॉयज के लिए कोई स्कूल खोली है, देन दिस इज अ वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉय। देन सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करना, देन लास्ट प्रायोरिटी इज गिवन टू द ब्रॉडर सोशल प्रॉब्लम। लेकिन देखिए बिजनेस में ऐसे कोई प्रायोरिटीज नहीं होती है। हम लोग आंसर लिखते हो सबसे पहले हम लिख रहे हैं कि भाई कस्टमर इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो भगवान है, उसकी वजह से पैसा बन रहा है, देन एम्प्लॉय एंड देन सोशल प्रॉब्लम्स। लेकिन आज उल्टा है, कस्टमर्स को तो आप लोग एड्स दिखा के और ऐसी ऐसी चीजें दिखा के वो माल को बेच रहे हो, पैसा कमा रहे हो, बट कुछ कंपनी की रिक्वायरमेंट्स होती है एज पर कंपनीज एक्ट, जहां पे आपको कुछ परसेंटेज, फॉर एग्जांपल मान लो 100 करोड़ का अगर आपका प्रॉफिट बन रहा है, तो आपको 2% ऑफ योर एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स, मान लो वो 100 करोड़ आ रहा है, तो 2 करोड़ रुपए आपको क्या करना पड़ेगा? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल एक्टिविटीज के ऊपर खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेस, तो आप रिसोर्सेस का अच्छा यूज करो ताकि जो स्केर्स रिसोर्स है उनका यूज क्या हो, स्टैंडर्डाइज हो, उनका ऐसे अनलिमिटेड और अननेसेसरी यूज ना हो, एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। फिर है रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। प्रॉफिट क्या है? मोटिवेशन है, क्यों? इट इज रिटर्न टू इन्वेस्टर्स। प्रॉफिट आएगा तो मैं और पैसा लगाऊंगा रिसर्च करने में। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन है, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट करूंगा और नए प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं उनको इंप्लीमेंट करूंगा, नए बिजनेस के नए नए सेंटर्स खोलूंगा, ब्रांचेस खोलूंगा, सो ग्रोथ एंड एक्सपेंशन है। इफिशियंसी इंक्रीज होती है एम्प्लॉइज की भी, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर एम्प्लॉयर। गुडविल क्रिएट होती है। गुडविल का मतलब क्या होता है? व्हाट इज गुडविल? देखिए जैसे अभी 5 साल तक आपने कोई बिजनेस चलाया, बहुत अच्छा किया, सो आपने क्या कमाया? नाम कमाया। सो नाम आपकी पर्सनल गुडविल है, बट इन बिजनेस टर्म्स द फ्यूचर प्रॉफिट्स विच यू विल अर्न बिकॉज ऑफ योर नेम, जो फ्यूचर में आने वाले प्रॉफिट्स है, कोई भी किसी भी कंपनी को एक्वायर करेगा ज्यादा पैसा देके तो पागल थोड़ी है, वो क्यों एक्वायर करेगा? क्योंकि उसको मालूम है कि इस कंपनी के ब्रांड नेम से मुझे आगे और पैसा मिलने मिलने वाला है हर साल में। दैट इज गुडविल क्रिएटेड। रिवार्ड फॉर रिस्क टेकिंग है, ओके, एंड सर्वाइवल ऑफ बिजनेस है। प्रॉफिट होगा तो ही बिजनेस सर्वाइव होगा, नहीं तो बिजनेस का सर्वाइवल भी मुश्किल हो सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, जिसमें हम लोगों ने देखा था इंडस्ट्री में टाइप्स देखे थे, एग्रीकल्चर, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक, जिसके अंदर फिर सेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर भी देखा था,
फिर वो हमने पर्ल फार्मिंग वगैरह भी देखा था, राइट। सेकेंडरी इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, ये दो इंडस्ट्रीज है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर कर रही है, तो इसमें डिफरेंस क्या है, इसको क्यों बाइफरकेट किया है? मैन्युफैक्चरिंग में क्या हो रहा है, जो भी चीज को प्रोड्यूस किया जा रहा है उसको मूव किया जा सकता है, बट कंस्ट्रक्शन में अगर आपको डैम, ब्रिज, जो भी रोड बनाना है उसको वहां जाके बनाना पड़ेगा। सो द प्रोडक्शन एंड फाइनल डिलीवरी एट द सेम प्लेस। ओके। टेरिटरी इंडस्ट्री हमने पढ़ा था, जो कि क्या प्रोवाइड सर्विसेज टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। सो इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, आपकी बैंकिंग, इंश्योरेंस, राइट, वेयर हाउसिंग। देन कॉमर्स में देखना, कॉमर्स में क्या क्या है, कॉमर्स इज द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क विच सपोर्ट बिजनेसेस, ठीक है। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इट इज फर्दर क्लासिफाइड एज फॉलोज। ट्रेड, ट्रेड में क्या क्या है, इंटरनल ट्रेड, होम ट्रेड या एक्सटर्नल ट्रेड, फॉरेन ट्रेड। फिर क्लासिफिकेशन, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और एंट्रीपोर्ट, री एक्सपोर्ट, इसको कुछ भी बोल दो आप, इसके क्लासिफिकेशन है फॉरेन ट्रेड के। मतलब ट्रेड का जो सेकंड पार्ट है उसके तीन क्लासिफिकेशन, इंपोर्ट कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, या फिर इंपोर्ट करके फिर उस पर कुछ प्रोसेसिंग करके एक्सपोर्ट कर रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं, एंट्रीपोर्ट। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या क्या है, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंक, एडवर्टाइजिंग, मर्केंटाइल एजेंट, कम्युनिकेशन। करियर अपॉर्चुनिटीज देखो अभी यहाँ पे क्या है, अ कुरियर एजेंट, टूर एंड ट्रैवल एजेंट, स्टेट एजेंट, इंश्योरेंस एजेंट, पोल्ट्री बिजनेस, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। रेफरेंस बुक देखो इसमें क्या क्या दिया है, एनसीईआरटी की क्लास 11 बिजनेस स्टडीज के ऊपर। इसमें क्या होता है जनरली उस पर्टिकुलर बिजनेस के ऊपर, क्योंकि देखो बिजनेस स्टडी इज नॉट दैट इजी पार्ट, इंटरेस्टिंग है, इसमें आपकी रिसर्च काफी बढ़ती है। इसमें आप एक इंडस्ट्री के एक कंपनी पर रिसर्च कर रहे होते हो, कोई कोई लोग इंडस्ट्री पे रिसर्च कर रहे होते हैं कि ये इंडस्ट्री मूव कैसे करती है, इसका वर्किंग होता कैसे है। तो फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि फाइनेंस इज द बैकबोन फॉर एवरी कंपनी, एवरी कंट्री ऑल्सो। तो ये कुछ रेफरेंस बुक्स आपको दिए है। एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करेंगे, एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे इसके लिए, और इसमें हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। जो इजी इजी है वो तो अपने हो जाएंगे, बट जो बड़े क्वेश्चन है जिसमें आपको आंसर इन वन सेंटेंस भी छोड़ दो, आंसर जहाँ पे आपको 3 से 4 लाइन में देना है, जहाँ पे आपको कुछ बोला है जस्टिफाई करने के लिए, और फिर बोला है कि कुछ चीजों को ब्रीफ में लिखने के लिए। तो ब्रीफ में लिखना है तो वहाँ पे आप क्या करोगे, 3-4 लाइन्स के अंदर, 5 लाइन के अंदर आप लिख के आओगे ये ऐसा है, इसका रीजन क्या है, हो सकता है आधा पेज भर जाए, लेकिन जस्टिफाई करने के लिए बोला है तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा ब्रॉडर करना पड़ेगा, ठीक है। देन इसमें और थोड़ा बड़ा है, अटेम्प्ट द फॉलोइंग, व्हाट डू यू मीन बाय कॉमर्स, कॉमर्स का मतलब क्या होता है। सो डिस्ट्रीब्यूशन का चीज ध्यान में आना चाहिए, फिर उसमें कॉमर्स के 2 पार्ट ध्यान में आने चाहिए, फिर उसमें ट्रेड और ऑक्सिलरी ट्रेड ध्यान में आना चाहिए। ट्रेड में फिर आपको ध्यान में आना चाहिए इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है, और एंट्रीपोर्ट होता है या री एक्सपोर्ट होता है, या फिर आपका जो ऑक्सिलरी ट्रेड है उसके अंदर आपकी 4-5 जो ऑक्सिलरीज है वो भी आपको ध्यान में रहनी चाहिए, ठीक है। एंड आंसर द फॉलोइंग ये काफी बड़े होते हैं, ये 2-2.5 पेज के ऊपर जाते हैं। गिव कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। तो आप चार्ट बनाओगे, उसके अंदर कंपैरेटिव एनालिसिस दोगे कि इसका नेचर क्या है, पार्टीज कौन कौन होती है, उनका कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना है। क्वेश्चन पढ़ने का आपको क्लिक होना चाहिए, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे हम लोगों का पार्ट 2 एंड हो रहा है। अगर कोई भी आपको क्वेश्चन है, कहीं पे भी आपको लगता है डाउट है, सो प्लीज आस्क मी। उसके बाद में सेकंड टॉपिक इज ट्रेड। सो यहाँ पे आप पर्टिकुलरली उस ट्रेड के ऊपर फोकस करोगे। यहाँ पे तो हम लोगों ने सिर्फ देखा इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और आपका री एक्सपोर्ट, एंड देन आपका होम ट्रेड, लेकिन इसमें आगे आप और डिटेल में थोड़ा जानोगे कि क्या क्या होता है वर्किंग इसका। देन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड बिजनेसेस। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, क्योंकि माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस आजकल क्या हो रहा है कि एमएसएमई, ये कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, इसमें रिलायंस है क्या, एमएसएमई है क्या, नहीं, रिलायंस इज अ वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन, टाटा इज अ वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन, टीसीएस एंड ऑल। लेकिन जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज है जो ग्रो हो रही है, उनकी क्वांटिटी काफी ज्यादा है, ठीक है। तो रिलायंस एक है, तो रिलायंस का कैपिटलाइजेशन मान लो है 15 लाख करोड़ का, लेकिन 30 लाख करोड़ की छोटी छोटी इंडस्ट्रीज है, हजारों इंडस्ट्रीज है मान लो, वो मिला के 30 लाख करोड़ की बन रही है। सो वो इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि वो सर्विस कर रही है अपनी टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, उनके ऊपर डिपेंडेंसी। अब रिलायंस में 2.5 लाख लोग काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, लेकिन इनके ऊपर तो पूरा देश टिका हुआ है, जो प्राइमरी, चाहे फिर खेती हो, चाहे फिर और कोई हो, जो भी स्मॉल स्केल लेवल पे हो रहा है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड बिजनेस क्या होता है वो पढ़ेंगे। फिर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसमें जब भी आप बिजनेस कर रहे हो तो आप प्रोप्राइटर हो, पार्टनरशिप फर्म बना रहे हो, फ्रेंड्स के साथ मिलकर आपने फर्म खोल दी, बना रहे हो, कंपनी बना रहे हो, जॉइंट स्टॉक कंपनी, वॉट एवर द टाइप, इसमें आप डिटेल में सब टाइप्स पढ़ोगे, ठीक है। देन दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ दिस, इसमें थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे
देन इंस्टीट्यूट सपोर्टिंग बिजनेस, जिसमें कुछ इंस्टीट्यूट है जो कंपलसरी सपोर्ट करते हैं बिजनेस को, बिजनेस एनवायरनमेंट, एंड देन इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। बिजनेस तो देख लिया, अब मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट, तो बिजनेस होगा कैसे, मैनेजमेंट तो होना चाहिए ना। सो दिस वी विल लर्न इन नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, सी यू।